मोअज़्ज़िज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम। पेश खिदमत है इमरान सीरीज़ के नावल स्मार्ट मिशन का आखिरी हिस्सा। राइटर हैं द ग्रेट मज़र कलीम एम ए। सुनिए, इंजॉय कीजिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह। मछलियां पकड़ने वाले एक ट्रॉलर की एक साइड में बने हुए केबिन में इमरान अपने साथियों जूलिया, तनवीर, सफदर और कैप्टन शकील के हमरा मौजूद था। ट्रॉलर पर काफिरिस्तान का झंडा लहरा रहा था और इस वक्त ट्रॉलर काफिरिस्तान की समुद्री हुदूद में ही सफर कर रहा था। केबिन बंद होने के बावजूद मछली की मखसूस बू हर तरफ फैली हुई थी और शुरू शुरू में तो इमरान के साथी इस बू से खासे परेशान रहे थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सब इसके आदी हो गए। इमरान साहब, क्या यहाँ कोई खास स्प्रे कर दिया गया है कि मछलियों की बू अब खत्म हो गई है? अचानक सफदर ने कहा तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। स्प्रे की क्या जरूरत थी? तुम्हारी बरकत की वजह से ये खुद ब खुद गायब हो गई है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हमारी बरकत से क्या मतलब? सफदर ने हैरान होकर कहा। मैं तुम्हें एक वाकया सुनाता हूँ। एक मोहतरमा की शादी ऐसे घराने में हो गई जहाँ खालों को साफ करके सुखाया जाता था और खालों को साफ करने से पहले उनमें से तेज बदबू निकलती थी जो उस घर में हर वक्त फैली रहती थी। जब वो मोहतरमा शादी के बाद उस घर में पहुंची तो खालों की उस बदबू की वजह से उसका दम घुटने लगा। वो बेहद परेशान रहने लगी, हर वक्त बदबू बदबू कहकर हलकान होती रहती थी। लेकिन जाहिर है अब उसे उस घर में ही रहना था, इसलिए मजबूरन उसे रहना पड़ा। चंद रोज बाद उसे महसूस हुआ कि बदबू हल्की हो गई है और फिर मजीद चंद रोज बाद बदबू का एहसास बिल्कुल ही खत्म हो गया। तो उसने अपने शौहर और उसके घर वालों से बड़े फखरे लहजे में कहा, देखा, मेरे यहाँ आने की बरकत से बदबू ही खत्म हो गई है। और वो सब उसकी बात सुनकर बेख्तियार हंस पड़े, क्योंकि वो पहले से जानते थे कि जब भूख की आदी हो जाए तो फिर भूख का एहसास भी खत्म हो जाएगा। इमरान ने कहा तो सब उसकी बात सुनकर बेख्तियार हंस पड़े। तुम्हारा मतलब है कि वो तो अब भी मौजूद है, लेकिन अब हमें इसका एहसास नहीं रहा, जूलिया ने हंसते हुए कहा। मैं तो इसे तुम्हारी बरकत ही कह सकता हूँ, इमरान ने कहा तो सब बेख्तियार हंस पड़े। इमरान साहब, इस बार आपने काफिरिस्तान जाने का ये जरिए क्यों इस्तेमाल किया? अचानक कैप्टन शकील ने कहा। मैंने सोचा बहरिया का मसला है, इसलिए समंदर से ही काम का आगाज होना चाहिए, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नहीं, सच सच बताओ, क्या इस बार काफिरिस्तान में हमारे खिलाफ सख्त पिकटिंग है? जूलिया ने कहा। इस बार तुम्हारा चीफ शागिल और उसकी टीम से खौफजदा हो गया है। उसका ख्याल है कि हम चाहे किसी भी रूप में काफिरिस्तान जाएं, वो लोग हमारा क्रियाक्रम एयरपोर्ट पर ही कर देंगे और उसे अपने मेम्बरान की जानों की हिफाजत का बड़ा ख्याल रहता है। मैं अकेला होता तो यकीनन उसे कतन परवाह ना होती, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। बकवास की जरूरत नहीं है, सीधी तरह बताओ कि इस बार काफिरिस्तान में ऐसी क्या बात है कि तुम इस जरिए से वहां जाने पर मजबूर हुए हो? जूलिया ने आंखें निकालते हुए कहा। बताया तो है, इस बार तुम्हारा चीफ वाकई इस कदर खौफजदा हो गया है कि उसने इस खौफ की वजह से सालेहा, चौहान, सिद्दीकी, नौमान और खावर को बाचान तफरी के लिए भेज दिया है, ताकि ऐसा ना हो कि काफिरिस्तानी एजेंट पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के उन एजेंटों को नुकसान पहुंचा दें। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो सब साथी बेख्तियार चौंक पड़े। उन सब के चेहरों पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए। ये सब लोग बाचान गए हैं? क्यों, वहाँ कोई अलहदा मिशन है? जूलिया ने हैरान होकर पूछा। चौहान मेरे में कब में है, सालिहा जूलिया बनी हुई है, चौहान, खावर, नोमानी, सफदर और कैप्टन शकील और तनवीर बने हुए हैं, इमरान ने एक और इंकशाफ करते हुए कहा। क्या क्या कह रहे हो? क्या वाकई? जूलिया ने मर जाने की हद तक हैरान होते हुए कहा। मुझ पर एतबार नहीं तो बेशक अपने चीफ से पूछ लो, इमरान ने जवाब दिया। ओ, इसका मतलब है कि पाकिस्तान में भी हमारी निगरानी की जा रही थी, सफदर ने कहा। हाँ, वहाँ चंद ऐसे लोग चेक कर लिए गए थे जो मेरी निगरानी पर मामूर थे। उनमें से एक टाइगर की कदो कामत का था, इसलिए उसकी जगह टाइगर को भिजवाया गया है। और उस आदमी से जब मालूमात हासिल की गई तो पता चला है उसका ताल्लुक काफिरिस्तान की पावर एजेंसी से है और मादाम रेखा ने यहाँ उसकी ड्यूटी लगाई हुई है कि वो इमरान की निगरानी करे और जब इमरान एयरपोर्ट पर जाए तो उसके आइंदा मंजिल और रवानगी की रिपोर्ट दें, जिस पर तुम्हारे चीफ ने बजाय उसका खात्मा करने के ये अजीब सा फैसला कर लिया। उन्हें कुछ कहने के बजाय उनको डॉज दिया जाए। चुनाचा हमारे बजाय ये लोग एयरपोर्ट पहुंचे और बचान चले गए और फिर टाइगर की रिपोर्ट मिल गई कि मादाम रेखा को रिपोर्ट दी गई है और मादाम रेखा ने जवाब में कहा कि वो लोग एयरपोर्ट पर ही निगरानी करें, क्योंकि हो सकता है ये लोग डॉज देने के लिए गए हों और फिर वापस आकर फिर रवाना हो जाएं, जबकि वो बाचान में उन्हें चेक करती रहेगी। चुनाचा इन नकली लोगों को हुक्म दिया गया कि वो बाचान में उस वक्त तक रहें जब तक ये मिशन मुकम्मल नहीं हो जाता और वहाँ ऐसी सरगर्मियों में मसरूफ रहें जिससे ये इतला मादाम रेखा तक पहुँचती रहे कि वहाँ उन्हें किसी इतले का इंतज़ार है और इतला मिलते ही वो काफिरिस्तान रवाना हो जाएंगे।
उसके साथ ही काफिरिस्तान में सीक्रेट सर्विस के फॉरेन एजेंट नटरान को तुम्हारे चीफ ने हुक्म दिया है कि वो वहां निगरानी के बारे में तफसीली रिपोर्ट दे और ये भी मालूम करे कि टीएम मशीन कहाँ मौजूद है। फिर बकौल तुम्हारे चीफ नटरान ने जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक ना सिर्फ एयरपोर्ट बल्कि हर रास्ते पर जहां से हम काफिरिस्तान में दाखिल हो सकते हैं पावर एजेंसी और काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस के अफराद निगरानी कर रहे हैं। चुनाचा मुझे हुक्म दिया गया कि मैं तुम लोगों को लेकर मछली की बू सूंघता हुआ काफिरिस्तान पहुंचूं। इमरान ने तफसील बताते हुए कहा। नाटरान ने टीएम के बारे में क्या रिपोर्ट दी है? सफदर ने कहा, बड़ी अजीब सी रिपोर्ट है, लेकिन नाटरान जिस किस्म का एजेंट है इसकी रिपोर्ट पर शक नहीं किया जा सकता। उसके मुताबिक उसके असिस्टेंट फैसल जान ने बड़ी भाग दौड़ करके ये मालूम कर लिया है कि कौन सी आबदोस इस मिशन पर इस्तेमाल हुई और उसके कमांडर तक पहुंच गया, लेकिन कमांडर को 1 माह की छुट्टी देकर उसकी रिहाइशगाह पर पाबंद कर दिया गया था। वो इस मशीन के बारे में कुछ ना जानता था। अलबत्ता उसे ये मालूम हो गया कि सारा सेटअप काफिरिस्तान बहरिया इंटेलिजेंस के चीफ अशोक मेहता का है। जिस पर उन्होंने उस अशोक मेहता को कवर करने की कोशिश की तो अशोक मेहता एक कार एक्सीडेंट में हलाक हो गया। गो ये एक्सीडेंट हर लिहाज से असल था, मसनूई ना था, लेकिन फैसल जान ने मालूम कर लिया कि अशोक मेहता एक्सीडेंट से पहले वहां के एक क्लब के मैनेजर और मालिक जोनी से मिला है और जोनी के बारे में जो रिपोर्ट उसने दी है उसके मुताबिक जोनी की हैसियत डिफेंस सेक्रेटरी के एक्शन ग्रुप के चीफ की सी है। इमरान ने कहा, डिफेंस सेक्रेटरी का एक्शन ग्रुप क्या मतलब? जूलिया ने हैरान होकर कहा, ये डिफेंस सेक्रेटरी साहब काफिरिस्तान के सदर के करीबी अजीज हैं। ये पहले ग्रेट लैंड के सिफारत खाने में फर्स्ट सेक्रेटरी थे। वहां उनका काम यही था कि वो हुकूमत काफिरिस्तान के खिलाफ काम करने वाले ग्रुप्स और तंजीमों जिनमें मुश्कबारी और एक मखसूस ग्रुप के अफराद शामिल हैं उनके खिलाफ काम करें। वहां उन्होंने बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए और जब यहाँ काफिरिस्तान के डिफेंस सेक्रेटरी साहब रिटायर हुए तो सदर साहब ने उन्हें वहां से बुलाकर डिफेंस सेक्रेटरी तैनात कर दिया। ये जॉनी भी ग्रेट लैंड में उनके साथ ही काम करता था और डिफेंस सेक्रेटरी साहब उसे अपने साथ ग्रेट लैंड से काफिरिस्तान ले आए हैं और यहाँ उसे एक क्लब खरीद कर दिया गया है। अब डिफेंस सेक्रेटरी साहब यहाँ आकर सीक्रेट सर्विस जैसा काम कर रहे हैं। नाट्रॉन की रिपोर्ट के मुताबिक अशोक मेहता को डिफेंस सेक्रेटरी ने जोनी के जरिए हलाक कराया है, क्योंकि जिस अंदाज में एक्सीडेंट हुआ है उससे जाहिर होता है कि अशोक मेहता का जिस्म इंतहाई तेज़ रफ्तारी से कार चलाते हुए यकलक मफलूज हो गया हो। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी कोई बात दर्ज नहीं है, लेकिन नाटरान को यकीन है कि यह बाकायदा कत्ल है और अगर नाटरान की बात दुरुस्त है तो उससे ये बात साबित होती है कि पाक एशिया के इस मिशन का इंचार्ज भी डिफेंस सेक्रेटरी है और चूंकि फैसल जान उस कमांडर तक और फिर कमांडर के जरिए अशोक मेहता तक पहुंच गया था, इसलिए डिफेंस सेक्रेटरी ने उसे इस अंदाज में ख़त्म कराया ताकि अशोक मेहता के जरिए डिफेंस सेक्रेटरी तक कोई ना पहुंच सके। इमरान ने तफसील से बात करते हुए कहा, तो अब हमें उस डिफेंस सेक्रेटरी साहब को घेरना होगा। सफदर ने कहा, असल मसला टीएम की वापसी है और टीएम की जो फाइल तुम्हारे चीफ के जरिए मुझ तक पहुंची है उसके मुताबिक ये मशीन काफ़ी बड़ी है, उसे वैसे उठाकर नहीं लाया जा सकता और अगर हमने डिफेंस सेक्रेटरी साहब पर बराह रास्त हाथ डाला तो हुकूमत को उसका फौरी इल्म हो जाएगा। इसलिए मेरा ख्याल है कि उस जोनी पर हाथ डाला जाए। और फिर इमरान आगे बढ़ा, ये जोनी यकीनन इस बारे में जानता होगा। इमरान ने कहा, तो इमरान साहब, हमारे ट्रॉलर के ज़रिए वहां जाने का असल मकसद ये है कि आप इस मशीन को ट्रॉलर के ज़रिए ही वापस लाना चाहते हैं। खामोश बैठे हुए कैप्टन शकील ने कहा, अच्छे वाले खामोश बैठे बैठे तुम्हें क्या हो जाता है, सारा सस्पेंस ही ख़त्म कर देते हो। जाहिर है अब मैं किसी रेडी पर लाद कर या किसी ट्रक पर लोड करके इसे नहीं ले जा सकता और न ही उसे कार के ज़रिए भिजवाया जा सकता है, इसलिए वाकई यही तरीका इस्तेमाल करने का फैसला तुम्हारे चीफ ने किया है। इमरान ने कहा, यह तुम हर बात चीफ पर क्यों डाल देते हो? क्या तुम खुद कोई फैसला नहीं किया करते? जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे इसके पीछे एक सहारा होता है, अगर फैसला गलत साबित हुआ तो इल्ज़ाम चीफ पर ही जाएगा, मैं साफ बच जाऊंगा। इमरान ने कहा और सब बेख्तियार हंस पड़े। इस बार शागिल का कोई जिक्र नहीं आया, क्या उसे फील्ड से आउट कर दिया गया है? सफदर ने कहा, वो आउट होने वालों में से नहीं है क्योंकि वो काफिरिस्तान के सदर का चहीता है, लेकिन इस बार वाकई वो फ्रंट लाइन पर नहीं है। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और इससे पहले कि मजीद कोई बात होती कमरे का दरवाजा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। आप लोग तैयार हो जाएं जनाब, ट्रॉलर सोचारी घाट पर पहुंचने वाला है, आपको वहां ड्रॉप कर दिया जाएगा, नौजवान ने कहा और इमरान ने इस बात में सिर हिलाया और फिर सब उठ खड़े हो गए। मादाम रेखा अपने ऑफिस में बैठी हुई थी कि ऑफिस का दरवाजा खुला और काशी अंदर दाखिल हुआ। आओ काशी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, मादाम रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा। खैरियत, क्या कोई खास बात हो गई है? काशी ने मेज की दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठते हुए कहा। हाँ, इस बार इमरान और उसके साथी काफिरिस्तान में एक मिशन पर आ रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि इस बार हम उनका खात्मा करने में कामयाब हो जाएं, मादाम रेखा ने कहा। ओह, क्या वो पहुंच चुके हैं?
किस मिशन पर? काशी ने चौंक कर पूछा। वो इस वक्त बाचान में हैं, मेरे आदमी उनकी निगरानी कर रहे हैं। वो जैसे ही वहां से रवाना होंगे मुझे इत्तला मिल जाएगी और फिर उनका खात्मा एयरपोर्ट पर ही कर दूंगी, मादाम रेखा ने कहा। तो फिर क्या मसला है जिसकी वजह से आप परेशान हैं? काशी ने कहा। मैं शागिल की वजह से परेशान हूँ। मैंने शागिल को चक्कर देकर उसके आदमी एयरपोर्ट से हटवा दिए हैं, लेकिन मुझे इत्तला मिल रही है कि उसके वो आदमी अब मेरे आदमियों की निगरानी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि शागिल ने मुझ पर एतमाद नहीं किया और हो सकता है वो ऐन वक्त पर मुदाखलत करके क्रेडिट ले जाए, मादाम रेखा ने कहा। मिशन क्या है उनका? काशी ने पूछा। काफिरिस्तान की बहरिया इंटेलिजेंस ने पाक एशिया से कोई बड़ी मशीन उड़ाई है जिसे टीएम मशीन कहा जाता है, और अब वो पाक एशिया सीक्रेट सर्विस इस मशीन को वापस हासिल करने के लिए मिशन पर आ रही है, मादाम रेखा ने जवाब दिया। ये मशीन इस वक्त कहाँ है? काशी ने पूछा। ये बात सिर्फ डिफेंस सेक्रेटरी साहब या सदर को मालूम है, ना शागिल को बताया गया है और ना मुझे, और ना ही मुझे इसकी ज़रूरत है, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है कि हर कीमत पर इस बार उन्हें एयरपोर्ट पर ही ख़त्म कर दूंगी, मादाम रेखा ने कहा। आपको किसने रिपोर्ट दी है कि वो बाचान में मौजूद हैं? काशी ने पूछा। क्या मतलब? क्या तुम्हें शक है इस बात पर? मादाम रेखा ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में पूछा। हाँ, इसलिए कि उनका मिशन तो काफिरिस्तान में है, फिर वो बाचान क्यों गए हैं? क्या इस मिशन का फार्मूला बाचान में है? काशी ने कहा। ओ नहीं, ये पाक एशियाई साइंसदान की इजाद है, लेकिन वो साइंसदान मर चुका है और उसका कोई फार्मूला भी मौजूद नहीं। बाचान का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मादाम रेखा ने कहा। तो फिर ये बात आप लिख लेंगे मादाम, आपको डॉज दिया जा रहा है, काशी ने कहा। तो मादाम रेखा बेख्तियार उछल पड़ी। मुझे डॉज दिया जा रहा है? क्या मतलब? ये क्या कह रहे हो? मैंने पावर एजेंसी के आदमी पाक एशिया भिजवाए ताकि वो उस इमरान की निगरानी करें। उन्होंने उसकी निगरानी की, फिर इमरान एयरपोर्ट पर पहुंचा। वहां उसके साथी, जिनमें एक औरत और 3 मर्द शामिल हैं, पहले से वहां मौजूद थे, और फिर ये पांचों मेरे आदमियों के सामने जहाज पर सवार होकर बाचान रवाना हो गए। मेरे आदमी ने मुझे रिपोर्ट दी तो मैंने बाचान में अपने आदमियों को अलर्ट कर दिया। उन्होंने उन्हें वहां एयरपोर्ट पर चेक किया। ये लोग वहां के एक होटल में रिहाइश पजीर हैं और यूं लगता है जैसे उनको किसी खास आदमी की वहां आमद या किसी खास इतला का इंतजार है, और वो वहां से जैसे ही रवाना होंगे मुझे यहाँ इतला मिल जाएगी और फिर मैं उनसे निपट लूंगी। मुझे असल प्रॉब्लम उस शागिल का है। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम मुझे कोई अच्छा और मुफीद मशवरा दो कि उस शागिल और उसके आदमियों का क्या किया जाए। वैसे मेरे जहन में तो ख्याल आया था कि उसके आदमियों को अगवा करके ख़त्म कर दिया जाए और उनके मैकअप में अपने आदमी पहुंचा दिए जाएं। मदाम, मेरी समझ में तो ये बात नहीं आ रही कि इमरान जैसा आदमी अपने साथियों समेत काफिरिस्तान आकर मिशन मुकम्मल करने के बजाय बाचान क्यों गया, और अगर गया है तो वहाँ बैठा वो क्या कर रहा है। मैंने अब तक इमरान को जिस हद तक समझा है, मेरे नुक्ता नज़र से वो इंतहाई तेज़ रफ्तारी से काम करने और मिशन मुकम्मल करने का आदी है। हो सकता है उसे उस निगरानी की इत्तला मिल गई हो और हमें डॉज देने के लिए वो खुद वहाँ पहुँच गया हो और सीक्रेट सर्विस का दूसरा ग्रुप यहाँ भिजवा दिया हो। हम वहाँ उसकी तरफ से काफिरिस्तान आने का इंतज़ार करते रहेंगे और दूसरा ग्रुप यहाँ अपना मिशन मुकम्मल करके वापस भी चला जाएगा। और ये भी हो सकता है कि उसने अपने मैकअप में वहाँ आदमी भेज दिए हो और ख़ुद यहाँ पहुँच चुका हो, काशी ने कहा। तो मादाम रेखा की पेशानी पर सलवटें सी उभर आईं और उसकी आंखें सुकड़ सी गईं। ओह, तुम्हारी बात में बहरहाल वजन है। मेरे जहन में ये ख्याल क्यों ना आया। वाकई ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसे किस तरह कंफर्म किया जाए, मादाम रेखा ने कहा। वो आदमी जो निगरानी के लिए पाक एशिया गए थे वहाँ हैं या वापस आ गए हैं? काशी ने पूछा। जब मुझे इमरान और उसके साथियों के पहचान जाने की कंफर्मेशन मिल गई तो मैंने उन्हें वापस बुला लिया था, मादाम रेखा ने कहा। वो इस वक्त कहाँ हैं? काशी ने कहा। हेड ऑफिस में ही है, मादाम रेखा ने जवाब दिया। उन्हें बुलवाएं, मैं अभी मालूम कर लेता हूँ, काशी ने कहा। तो मादाम रेखा ने इस बात में सर हिला दिया और फिर रिसीवर उठाकर उसने दूसरी तरफ से फ़ोन अटेंड करने वाली किसी सेक्रेटरी को हिदायत दी और फिर रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और 3 आदमी अंदर दाखिल हुए और उन्होंने मादाम रेखा और काशी को सलाम किया और फिर खामोश खड़े हो गए। मैंने 4 आदमी भिजवाए थे, चौथा कहाँ है? मादाम रेखा ने कहा। शेखर तो पाक एशिया में ही गायब हो गया था, एक आदमी ने कहा। तो मादाम रेखा के साथ साथ काशी भी चौंक पड़ी। गायब हो गया था? क्या मतलब? कहाँ गायब हो गया था? मादाम रेखा ने हैरत भरे लहजे में कहा। आखिरी लम्हात में वो एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचा। हमने उसके इंतजार में एक फ़्लाइट भी मिस कर दी, लेकिन वो नहीं आया। हमने यहाँ आकर उसके न आने की रिपोर्ट दी। यहाँ से 2 आदमी शेखर की तलाश में भेजे गए, लेकिन वो नहीं मिला, न जाने कहाँ गायब हो गया। उस आदमी ने जवाब दिया। मुझे रिपोर्ट क्यों नहीं दी गई? मादाम रेखा ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। आपको तफसील से रिपोर्ट दी गई थी मादाम, उस आदमी ने जवाब दिया। ओ हाँ, मुझे याद आ गया। असल बात यह है कि मैंने इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी, मादाम रेखा ने कहा। तुम्हारा नाम क्या है? काशी ने उस आदमी से पूछा जो बात कर रहा था। रघु, मादाम, उस आदमी ने जवाब दिया।
तुम एयरपोर्ट गए थे जब इमरान और उसके साथी वहां से बाचान रवाना हुए थे? काशी ने जवाब दिया। जी हाँ, मैं और शेखर गए थे। फिर हमने एयरपोर्ट से ही मादाम को इत्तला दी थी। रघु ने जवाब दिया। तुमने उनका मेकअप चेक किया था? काशी ने कहा तो रघु बेख्तियार चौंक पड़ा। मेकअप? मगर मगर रघु कुछ कहते कहते रुक गया। बोलो, असल बात क्या है? कुछ न छुपाओ, मादाम रेखा ने तेज लहजे में कहा। जनाब, मुझे उस औरत पर शक हुआ था कि वो मेकअप में है, लेकिन शेखर ने कहा ऐसा नहीं है। फिर मैं खामोश हो गया क्योंकि शेखर बहरहाल हमसे ज़्यादा तजर्बेकार था। रघु ने जवाब देते हुए कहा, तुमने पहले इमरान को देखा हुआ था? काशी ने जवाब दिया। उस रोज़ उसे गौर से एयरपोर्ट पर देखा था कि वो असल इमरान है या उसके मेकअप में कोई और है? काशी ने कहा। मेरे जहन में तो ये बात ही न थी, इसलिए मैंने नुक्ता नज़र से देखा ही नहीं था। रघु ने साफ जवाब देते हुए कहा। ये इमरान और उसके साथी वहाँ एयरपोर्ट पर कितनी देर रहे थे? काशी ने पूछा। जी 1 घंटा, रघु ने जवाब दिया। इस दौरान इमरान क्या करता रहा? काशी ने बाकायदा वकीलों के से अंदाज में जरा करने शुरू कर दी। जी वो आपस में बात करते रहे, रघु ने जवाब दिया। तुमने बातें सुनी थी? काशी ने पूछा। नहीं मादाम, वो हमसे दूर थे, रघु ने जवाब देते हुए कहा। क्या इमरान मजाहिया बातें कर रहा था या संजीदा? काशी ने कहा तो रेखा बेख्तियार चौंक पड़ी। 1-2 बार उसने कोई मजाहिया बात की थी शायद, क्योंकि उसके साथी हंस पड़े थे, वरना वो संजीदा ही बातें करते रहे थे, रघु ने जवाब दिया। ओके, अब तुम जा सकते हो, काशी ने कहा तो उन्होंने मादाम रेखा की जानिब देखा। मादाम रेखा के असबात में सर हिलाने पर वो तीनों तेजी से दरवाजे से बाहर चले गए। मादाम, बाचान में उस बात को फौरी तौर पर कंफर्म कराएं, मुझे गड़बड़ महसूस हो रही है, काशी ने कहा। अब तो मुझे भी गड़बड़ महसूस होने लगी है, लेकिन वहाँ कंफर्मेशन कैसे की जाए? क्या उन्हें पकड़कर? मादाम रेखा ने कहा। आपको उस होटल का इल्म है जहां वो रह रहे हैं, उनके नाम और कमरा नंबर वगैरह? काशी ने पूछा। वो असल नामों से ही रह रहे हैं। होटल इंटरनेशनल की तीसरी मंजिल के कमरा नंबर 318 इस इमरान के नाम पर बुक है। लेकिन तुम क्या करना चाहती हो? मादाम रेखा ने कहा। अभी आपके सामने कंफर्मेशन हो जाएगी, काशी ने मुस्कुराते हुए कहा, और उसके साथ ही उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और तेजी से इंक्वायरी के नंबर प्रेस कर दिए। आखिर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। इंक्वायरी प्लीज। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। यहाँ से बाचान का राब्ता नंबर और उसके दारुल हुकूमत का नंबर दे दें, काशी ने तेज लहजे में कहा तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिए गए। काशी ने हाथ बढ़ाकर क्रिटल दबाया और फिर टून आने पर तेजी से नंबर प्रेस करना शुरू कर दिए। इंक्वायरी प्लीज, इस बार दूसरी तरफ से कहा गया। लहजा बाचानी था। होटल इंटरनेशनल का नंबर दें, काशी ने कहा तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। काशी ने हाथ बढ़ाकर एक बार फिर क्रिटल दबाया और फिर टून आने पर उसने दोबारा नंबर प्रेस करना शुरू कर दिए। होटल इंटरनेशनल। चंद लम्हों बाद एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। होटल नंबर 318 तीसरी मंजिल में इमरान साहब से बात कराएं, मैं काफरिस्तान से बोल रही हूँ, काशी ने कहा तो मादाम रेखा काफरिस्तान का हवाला सुनकर बेख्तियार चौंक पड़ी। यस मैडम, होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, अली इमरान बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से एक चहकती हुई शगुफ्ता सी आवाज़ सुनाई दी। इमरान साहब, मैं काशी बोल रही हूँ, काशी ने मुस्कुराते हुए कहा। काशी यानी काश की मोहन्नस, लेकिन आपको तो काश को फ़ोन करना चाहिए। आपने इस बेचारे अली इमरान को क्यों फ़ोन कर दिया? वैसे अगर आप चाहें तो मैं अपना तखल्लुस काश रख सकता हूँ, दूसरी तरफ से इमरान ने मखसूस अंदाज में कहा तो मादाम रेखी और काशी दोनों के मुंह बेख्तियार बन गए, क्योंकि लहजा भी इमरान का था और वो बातें भी अपने मखसूस अंदाज में कर रहा था। मैं मादाम रेखा का पैगाम आप तक पहुँचाना चाहती हूँ, काशी ने कहा। मादाम? कौन मादाम? क्या कोई बूढ़ी खातून है और मेरे हक में कोई बहुत बड़ी जायदाद की वसीयत करना चाहती हैं? इमरान ने जवाब देते हुए कहा। मादाम रेखा, पावर एजेंसी की चीफ, काशी ने कहा। ओ, वैसे वो बहुत पावरफुल हैं। बहरहाल क्या पैगाम है? दूसरी तरफ से कहा गया। पैगाम यह है कि आप चाहे लाख कोशिश करें, इमरान नहीं बन सकते, और ये भी कि असल इमरान को काफरिस्तान में ट्रेस कर लिया गया है, इसलिए अब आपका वहाँ बाचान में इस मेकअप में रहना फजूल है, काशी ने कहा। अच्छा, मैं समझा आपने मैरिज ब्यूरो खोल लिया है और मादाम रेखा और मेरे लिए पैगाम रसानी हो रही है। वैसे जिस इमरान को आपने काफरिस्तान में ट्रेस कर लिया है उसका बाकायदा अचार डालें, उम्मीद है खासा खट्टा अचार पड़ेगा उसका, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, मेरा काम सिर्फ पैगाम पहुंचाना था और बस, काशी ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। ये इमरान बन रहा है, इमरान नहीं है, काशी ने मादाम रेखा से कहा, जबकि मेरा ख्याल है कि ये असल इमरान है, मादाम रेखा ने मुंह बनाते हुए कहा। अगर वो असल इमरान होता तो मेरा नाम सुनने के बाद वो कभी ये बात ना पूछता कि कौन मादाम, क्योंकि उसे अच्छी तरह मालूम है कि मैं मादाम रेखा के साथ अटैच हूँ। ये इसका कोई साथी है जो वाकई इंतहाई कामयाबी से उसका रोल निभा रहा है, लेकिन बहरहाल ये असल इमरान नहीं है, काशी ने कहा। ओह, वाकई तुम्हारी बात में वजन है, लेकिन ये कैसे मालूम किया जाए कि असल इमरान कहाँ है? मादाम रेखा ने कहा।
वो यकीनन अब तक काफिरिस्तान पहुंच चुका होगा और उसने यहाँ कोई ना कोई कार्रवाई कर ली होगी। इस मिशन का इंचार्ज कौन था? काशी ने कहा, डिफेंस सेक्रेटरी। मादाम रेखा ने कहा, लेकिन डिफेंस सेक्रेटरी ने खुद तो मिशन मुकम्मल नहीं किया होगा, किसी से कराया होगा। काशी ने कहा, हाँ बताया तो है कि बहरिया इंटेलिजेंस के इंजीनियर्स ने ये मिशन मुकम्मल किया है। मादाम रेखा ने कहा, तो बहरिया इंटेलिजेंस का चीफ कौन है? काशी ने कहा, अशोक मेहता। एक बार उससे मुलाकात हो चुकी है। मादाम रेखा ने कहा, तो आप उससे बात करें। इमरान ने लाहमाला इस बात का पता चला लिया होगा कि यह मिशन बहरिया के इंटेलिजेंस ने मुकम्मल किया है और वो उनके जरिए ही आगे बढ़ेगा। उसका तरीक़ाकार ऐसा ही है और अगर वो यहाँ पहुंच चुका है तो लाहमाला उसने कोई ना कोई हरकत बहरहाल अब तक कर दी होगी। काशी ने कहा, तो मादाम रेखा ने इस्बात में सर हिलाया और फिर रिसीवर उठाकर उसने एक एक बात दीगरे 2-3 नंबर प्रेस कर दिए। यस मादाम। दूसरी तरफ से उसकी सेक्रेटरी की मुअद्दबाना आवाज़ सुनाई दी। बहरिया इंटेलिजेंस के चीफ अशोक मेहता का फ़ोन नंबर मालूम करके मेरी उनसे बात कराओ। मादाम रेखा ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। फिर चंद मिनट बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो मादाम रेखा ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। फिर उसने लॉर्डर का बटन प्रेस कर दिया। यस, मादाम रेखा ने कहा। मादाम, अशोक मेहता साहब तो रोड एक्सीडेंट में हलाक हो चुके हैं। अब वहाँ उनके असिस्टेंट राजेश मौजूद हैं। सेक्रेटरी ने कहा तो मादाम रेखा और काशी दोनों बेख्तियार उछल पड़े। हलाक हो चुके हैं? ओह ठीक है, राकेश से बात कराओ। मादाम रेखा ने कहा। हेलो, राकेश बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। रेखा बोल रही हूँ, चीफ ऑफ पावर एजेंसी। मादाम रेखा ने बड़े फ़ाखराना लहजे में कहा। यस मादाम, फरमाइए, मेरे लिए क्या हुक्म है? दूसरी तरफ से इस बार मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। अशोक मेहता कैसे हलाक हुए हैं? मादाम रेखा ने कहा। उनका रोड एक्सीडेंट हुआ था मादाम। दूसरी तरफ से कहा गया। ओह, उनकी हलाकत से पहले तुम्हारी सर्विस में कोई खास बात हुई है? मादाम रेखा ने कहा। खास बात? क्या मतलब मादाम? राकेश ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम्हारी इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान में एक अहम मिशन मुकम्मल किया है, उस सिलसिले में पूछ रही थी। मादाम रेखा ने कहा। पाकिस्तान में अहम मिशन? ओ नहीं मादाम, ऐसा तो नहीं हुआ, वरना मुझे लाजमी मालूम होता। दूसरी तरफ से राकेश ने कहा। बहरहाल कोई ऐसी बात जो अशोक मेहता की हलाकत से पहले हुई हो? मादाम रेखा ने कहा। एक आबदों से कमांडर लालू प्रसाद को उनकी रिहाइशगाह पर उनके मुलाजिम समेत हलाक कर दिया गया और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि जब हमारी सर्विस के 3 एजेंट भी वहां मुर्दा पाए गए। मैंने जब अशोक मेहता से बात की तो वो टाल गए। मेरे इसरार पर उन्होंने बताया कि डिफेंस सेक्रेटरी साहब को रिपोर्ट दे दी गई है और ये टॉप सीक्रेट है। बस यही बात हुई थी। अलबत्ता इससे पहले एक लाश समंदर में उलट गई थी जिसमें कमांडर विक्रम साहब बच सके, बाकी सब डूब गए। उनकी तादाद काफी थी। फिर विक्रम साहब की लाश भी उनकी राजगाह से मिली। बस यही वाकयात हुए हैं। राकेश ने कहा। तुम्हें मालूम होगा कि रोड एक्सीडेंट से पहले अशोक मेहता साहब ने किससे मुलाकात की थी? मादाम रेखा ने कहा। यस मादाम, वो डिफेंस सेक्रेटरी साहब से मिले और उसके बाद वो स्टार क्लब गए और उसके मैनेजर जॉनी से मिले। इसके बाद उनका एक्सीडेंट हो गया और वो हलाक हो गए। राजेश ने कहा। इन मुलाकातों के बारे में तुम्हें किसी ने बताया है? मादाम रेखा ने कहा। डिफेंस सेक्रेटरी साहब से जब मिलने गए थे तो मुझे बताकर गए थे, जबकि जॉनी के स्टार क्लब में हमारा एक आदमी वैसे ही मौजूद था, उसने मुझे इतला दी। राजेश ने कहा। ओके, बहरहाल अब तुमने किसी से कुछ नहीं कहना, मादाम रेखा ने कहा और रिसीवर रख दिया। अब मुझे यकीन आ गया है कि इमरान यहाँ काम कर रहा है और वो लोग दुरुस्त लाइन पर काम कर रहे हैं, मादाम रेखा ने कहा। मादाम, जहाँ तक मैं समझूं इस मिशन का सारा कंट्रोल डिफेंस सेक्रेटरी साहब के पास है और बकौल आपके सदर साहब और डिफेंस सेक्रेटरी साहब, इन दोनों को इस बात का इल्म है कि टीएम कहाँ है। सदर तक तो इमरान नहीं पहुंच सकता, लेकिन लामहला वो डिफेंस सेक्रेटरी तक ज़रूर पहुंचेगा ताकि उससे वो जगह मालूम कर सके। इसलिए आप डिफेंस सेक्रेटरी साहब की निगरानी कराएं और जैसे ही इमरान और उसके साथी वहां पहुंचे आप उन पर रेड कर दें, काशी ने कहा। तो मादाम का चेहरा बेख्तियार खिल उठा। गुड काशी, तुमने वाकई बेहतरीन मशवरे दिए हैं, वरना तो मैं वाकई इमरान और उसके साथियों की पहचान से आमद का इंतज़ार ही करती रह जाती। मादाम रेखा ने कहा। तो काशी बेख्तियार मुस्कुरा दी। आप फौरी ये काम कराएं, लेकिन ना डिफेंस सेक्रेटरी को मालूम हो और न ही उस इमरान और न ही शागिल को। इस तरह क्रेडिट बहरहाल पावर एजेंसी ही ले जाएगी, काशी ने कहा। तो मादाम रेखा ने इस्बात में सर हिलाते हुए रिसीवर उठा लिया। टैक्सी स्टार क्लब के कंपाउंड में दाखिल होकर मेन गेट के सामने जाकर रुकी तो इमरान और तनवीर दोनों नीचे उतर आए। वो दोनों ही मुकामी मेकअप में थे, लेकिन इन दोनों ने यहाँ के मुकामी गुंडों जैसा लिबास पहना हुआ था। जीन्स और फूलदार शर्ट, गले में सुर्ख रंग का रुमाल भी मौजूद था। इमरान ने टैक्सी ड्राइवर की तरफ एक नोट बड़े लापरवाह अंदाज
अंदाज में फेंका और फिर बड़ी बेनियाजी से मेन गेट की तरफ बढ़ गया। बाकी सब रख लो और भाग जाओ, तनवीर ने टैक्सी ड्राइवर को हैरतज़दा देखते हुए कहा, क्योंकि नोट काफ़ी बड़ा था और शायद टैक्सी ड्राइवर को किसी गुंडे से इतनी बड़ी टिप की तवक्का न थी। इसीलिए उसने तनवीर को बोलना पड़ा और फिर तनवीर भी ये बात करके बेनियाजी से मुड़ा और इमरान के पीछे चल पड़ा। हाल कचाकच भरा हुआ था, औरतें भी खासी तादाद में मौजूद थीं। अलबत्ता मर्दों और औरतों सबका ताल्लुक ज़ेर ज़मीन दुनिया से ही नजर आ रहा था। मेज पर शराब की बोतलों की कसरत थी और हाल घटिया शराब की बू के साथ मंशियात के गाढ़े धुएं से भरा हुआ था। हाल के कोनों में रिवॉल्वर लिए हुए कई कुंडे मौजूद थे। उनका अंदाज बता रहा था कि वो किसी भी वक्त किसी को गोली मार सकते हैं। एक तरफ बड़ा सा काउंटर था जिसके पीछे एक पहलवान नुमा आदमी खड़ा हुआ था। उसने सुर्ख रंग की हाफ आस्तीन की शर्ट पहनी हुई थी, जिसमें से उसके बाजुओं की मछलियां नुमाया तौर पर नजर आ रही थीं। उसका सर गंजा था, अलबत्ता सर के दरमियान से बालों की एक लट साइड पर लटक रही थी। चेहरे मोहरे से वो एक खासा लड़ाका और सख्त गिर आदमी दिखाई दे रहा था। उसकी सुर्ख रंग की शर्ट पर सीने के ऊपर एक लड़की की इंतहाई फाहिश तस्वीर बनी हुई थी। उस पहलवान की नजरें काउंटर की तरफ बढ़ते हुए इमरान और तनवीर पर जमी हुई थीं, जबकि काउंटर के पीछे दो और आदमी वेटर्स को सर्विस देने में मसरूफ थे। जॉनी का ऑफिस कहाँ है? इमरान ने काउंटर के करीब पहुंचकर खालिसतन कुंडों के लहजे में कहा। तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? पहले तो तुम्हें मैंने यहाँ कभी नहीं देखा, उस पहलवान नुमा आदमी ने फनकारते हुए लहजे में कहा। मेरा नाम विक्रम है और ये मेरा साथी अजय। हम दोनों का ताल्लुक कागनी से है। हमने जॉनी से एक बड़े सौदे की बात करनी है, इमरान ने बड़े सर्द लहजे में जवाब देते हुए कहा, जबकि तनवीर होठ पीछे खामोश खड़ा हुआ था। क्या बॉस तुम्हें जानता है? इस पहलवान नुमा आदमी ने उसी तरह फनकारते हुए लहजे में कहा। नहीं, हम पहली बार उससे मिलने आए हैं, इमरान ने जवाब दिया। तो फिर भाग जाओ, बॉस अजनबी लोगों से नहीं मिला करता। जाओ, उस पहलवान नुमा आदमी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। तुम्हारा नाम क्या है? इमरान ने झटकेदार लहजे में कहा। मेरा नाम अगन है, मास्टर अगन, उस पहलवान नुमा आदमी ने बड़े फाखराना लहजे में कहा। तो मास्टर अगन, तुम हमें जॉनी के ऑफिस के बारे में बता दो, फिर बस हम जाने और जॉनी जाने, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं कह रहा हूँ दफ़ा हो जाओ, वरना तुम्हारी लाशें भी यहाँ से बाहर ना जा सकेंगी। जाओ, दफ़ा हो जाओ, मास्टर अगन ने गुर्राते हुए कहा। लेकिन दूसरे लम्हे हाल रिवॉल्वर के खौफनाक धमाके से गूंज उठा और उसके साथ ही अगन के हलक से चीख निकली और उसका हाथ तेजी से अपने बाएं कान की तरफ बढ़ा, जहां उसका कान मौजूद न था, बल्कि वहां से खून बह रहा था। अब अगर तुमने बकवास की तो गोली खोपड़ी में पड़ेगी, समझे? हम सिर्फ जॉनी का लिहाज कर रहे हैं, वरना विक्रम और अजय के सामने बोलने वाला दूसरा सांस नहीं ले सकता, तनवीर ने यकलक फट पड़ने वाले लहजे में कहा, जबकि इससे पहले गोली चलने के धमाके के बाद यकलक हाल में गहरी खामोशी छा गई थी और गहरी खामोशी में तनवीर की आवाज़ जैसे कोड़े बरसा रही थी। तुमने मास्टर अगन पे गोली चलाई है, मास्टर अगन ने यकलक चीखते हुए कहा। उसके साथ ही उसने उल्टा हाथ इस तरह हवा में उठाया जैसे किसी को आगे बढ़ने से रोक रहा हो, जबकि उसका दूसरा हाथ मुसलसल उसके बाएं कान पर रखा हुआ था और वो खून आलूदा हो चुका था। हॉल में मौजूद रिवॉल्वर बरदार गुंडों ने अपने रिवॉल्वर निकाल लिए थे। उनके चेहरे बिगड़े हुए थे, लेकिन मास्टर अगन के हाथ उठाते ही वो इस तरह रुक गए जैसे उन्हें किसी ने जबरन रोक लिया हो। अजय, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, हमने वापस भी जाना है, इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। इसे हाफ ऑफ करना है या फुल ऑफ? तनवीर ने ऐसे लहजे में कहा जैसे मशवरा कर रहा हो। हाफ, लेकिन जल्दी, इमरान ने कहा तो तनवीर ने इस बात में सर हिलाया, जबकि इस दौरान मास्टर अगन फरकारता हुआ काउंटर की साइड से बाहर आ चुका था। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से बुरी तरह बिगड़ा हुआ था। इमरान इस अंदाज में एक तरफ हट गया जैसे उन दोनों के लिए जगह खाली कर रहा हो। तुमने मास्टर अगन पे गोली चलाई है, मास्टर अगन पे, मास्टर अगन ने इस तरह फिनकारते हुए लहजे में कहा। उसकी आंखों से वाकई चिंगारियां से निकल रही थीं, लेकिन तनवीर बेख्तियार तंजी अंदाज में हंस पड़ा। अभी कहाँ गोली चलाई है? अगर गोली चलाता तुम यहाँ इस तरह अकड़े खड़े नजर न आते, तनवीर ने कहा। लेकिन अभी उसका फिक्रा खत्म ही हुआ था कि यकलक मास्टर अगन ने बिजली से भी ज्यादा तेजी से तनवीर पर हमला कर दिया। वो उसका हमला बेहद जारहाना था, लेकिन जाहिर है अंदाज गुंडों जैसा ही था। तनवीर इससे भी तेजी से साइड पर हटा और फिर उसका एक हाथ हरकत में आया और दूसरे लम्हे मास्टर अगन का भारी भरकम जिस्म हवा में इस तरह उठता चला गया जैसे वो हाई जंप लगा रहा हो और फिर एक चीख के साथ ही वो हवा में कलाबाजी खाकर एक खौफनाक धमाके से नीचे फर्श पर गिरा और उसके साथ ही उसका चेहरा तेजी से बिगड़ता चला गया और उसका जिस्म फर्श पर इस तरह तड़पने लगा जैसे मछली पानी से निकलकर तड़पती है। खबरदार, अगर किसी ने हरकत की तो कोई दूसरा सांस न ले सकेगा, इमरान ने यखलक चीखते हुए कहा। उसके साथ ही उसने अपना रिवॉल्वर वाला हाथ ऊंचा कर दिया था, जबकि तनवीर ने यखलक झुककर एक हाथ मास्टर अगन के
के सर पर और दूसरा कंधे पर रखा और मखसूस अंदाज में झटका दिया तो मास्टर अगन का तड़पता हुआ जिस्म यखलक साकित हो गया और तनवीर एक झटके से सीधा हो गया। उसीले में साइड राहदारी से एक दोहरे जिस्म का आदमी, जिसका चेहरा भी उसके जिस्सामत की मुनासबत से काफी चौड़ा था, दौड़ता हुआ बाहर आ गया। ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम? उसने यखलक चीखते हुए कहा। वो बड़ी हैरत बड़ी नजरों से फर्श पर पड़े हुए मास्टर अगन की तरफ देख रहा था। मेरा नाम विक्रम है और ये अजय है। हमने जॉनी से मिलना है। लेकिन ये मास्टर अगन ने हिमाकत की और हम पर चौड़ दौड़ा। लेकिन हमने जॉनी का लिहाज किया है और उसे सिर्फ बेहोश किया है, वरना। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। मेरा नाम जॉनी है। कहाँ से आए हो तुम? आने वाले ने गौर से इमरान और तनवीर को देखते हुए कहा। कागनी से। हमने तुमसे मिलना था और बस। लेकिन ये तुमने किस किस्म के अहमक यहाँ पाल रखे हैं जिनमें किसी को पहचानने की सलाहियत ही नहीं? इमरान ने कहा। इसे तुमने बेहोश किया है? ओ मास्टर अगन को? जॉनी ने हैरत भरे लहजे में कहा। मेरे साथी अजय ने सिर्फ मामूली सी थपकी दी है और बेहोश तो ये खुद हुआ है। इस बार इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। आओ मेरे साथ, जॉनी ने कहा और फिर उसने मास्टर अगन को उठाकर बाहर क्लब से फेंकने का हुक्म दिया और उसके साथ ही वो तेजी से मुड़ा और राहदारी में आगे बढ़ने लगा। इमरान और तनवीर खामोशी से उसके पीछे चलते हुए आगे बढ़ते चले गए। आओ, जॉनी ने एक बंद दरवाजे को खोलकर अंदर दाखिल होते हुए कहा और इमरान और तनवीर उसके पीछे दरवाजे में दाखिल हुए तो ये खासा बड़ा कमरा था जिसे इंतहाई शानदार अंदाज में सजाया गया था। बैठो, जॉनी ने मेज के पीछे मौजूद कुर्सी पर बैठते हुए कहा और इमरान और तनवीर मेज की दूसरी तरफ मौजूद कुर्सियों पर बैठ गए। हाँ बताओ, क्या मसला है? क्यों मुझसे मिलना चाहते थे तुम? जॉनी ने होठ बीचते हुए कहा। अशोक मेहता को तुमने किसके कहने पर हलाक कराया है? इमरान ने यखलक इंतहाई सर्द लहजे में कहा तो जॉनी बेख्तियार उछल पड़ा। क्या कह रहे हो? कौन अशोक मेहता? किसकी बात कर रहे हो? जॉनी ने हैरत भरे लहजे में कहा। लेकिन इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया क्योंकि उसने जॉनी की मसनूई हैरत वाज़ह तौर पर देख ली थी। जॉनी, हमारा ताल्लुक मिलिट्री इंटेलिजेंस से है और हमें मालूम है कि अशोक मेहता बहरिया इंटेलिजेंस का चीफ था और वो आखिरी बार तुमसे यहाँ आकर मिला था और फिर उसका रोड एक्सीडेंट हो गया। वो आम हालात में ये वाकई एक रोड एक्सीडेंट था, लेकिन मिलिट्री इंटेलिजेंस ऐसे मामलात को दूसरी नज़र से देखती है। इसलिए हमें मालूम है कि अशोक मेहता के खिलाफ बाकायदा साजिश की गई है। तुमसे अभी इसलिए इस अंदाज में बात हो रही है कि तुमने यकीनन किसी के कहने पर यह काम किया होगा और हमारा ख्याल के मुताबिक ऐसा डिफेंस सेक्रेटरी साहब के कहने पर किया गया है। और अगर तुम समझ रहे हो कि मिलिट्री इंटेलिजेंस भी डिफेंस सेक्रेटरी के ही अंडर काम करती है तो इस बात को जहन से निकाल दो। मिलिट्री इंटेलिजेंस में कई शोबे होते हैं और हमारा शोबा बराह रास्त सदर साहब के तहत काम करता है। लेकिन अगर तुमने इनकार किया तो फिर तुम खुद समझ सकते हो कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। और ये बता दूं कि डिफेंस सेक्रेटरी भी तुम्हारी कोई मदद ना कर सकेंगे। इमरान ने बड़े ठंडे से लहजे में तफसील से बात करते हुए कहा। तुम जो कोई भी हो, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं। हकीकत यह है कि मैं ना ही अशोक मेहता नामी किसी आदमी को जानता हूँ, ना ही वो मुझसे मिला है और ना ही मेरा उससे कोई ताल्लुक है। जॉनी ने कहा। ओके ठीक है, फिर हम वापस जा रहे हैं, इमरान ने उठते हुए कहा और उसके उठते ही तनवीर भी उठ खड़ा हुआ। मैंने जो कुछ कहा है सच कहा है, जॉनी ने भी उठकर खड़े होते हुए कहा। लेकिन दूसरे लम्हे इमरान का हाथ बिजली की सी तेजी से उसकी गर्दन की तरफ बढ़ा। फिर उससे पहले कि जॉनी कुछ समझता, उसका जिस्म एक झटके से मेज से घसीटता हुआ एक धमाके से नीचे फर्श पे जा गिरा और फिर उससे पहले कि वो उठता, इमरान की टांग तेजी से हरकत में आई और जॉनी की कनपटी में पड़ने वाली जर्ब ने उसे चीखने पर मजबूर कर दिया। अभी उसकी चीख पूरी तरह से उसके हल्क से ना निकली थी कि इमरान ने दूसरी जर्ब लगाई और इस बार जॉनी बगैर चीखे साकित हो गया, जबकि इस दौरान तनवीर बिजली की तेजी से बैरून दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जॉनी बेहोश हो चुका था। इमरान ने झुककर उसे उठाया और एक झटके से कुर्सी पर डालकर उसने उसका कोट उसके अकब में उसकी पुश्त पे काफी नीचे कर दिया। अब वो जकड़ा गया था। इमरान ने दोनों हाथों से उसका मुंह और नाक बंद कर दिया तो चंद लम्हों बाद जॉनी के जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने लगे तो इमरान ने हाथ हटाए और कोट की अंदरूनी मखसूस जेब से एक पतला सा लेकिन तेज धार खंजर निकाल लिया। अभी जॉनी पूरी तरह होश में ही आया था कि इमरान का खंजर वाला हाथ घूमा और जॉनी बेख्तियार चीख पड़ा। उसका दायां नथना आधे से ज़्यादा कट चुका था और उससे पहले कि उसकी चीख की बाजिश ख़त्म होती, इमरान का हाथ एक बार फिर घूमा और इस बार जॉनी का दूसरा नथना भी आधे से ज़्यादा कट गया। इमरान ने खंजर एक तरफ कुर्सी पर रखा और दूसरे लम्हे उसकी मुड़ी हुई उंगली का हुक जॉनी की पेशानी के दरमियान उभरने वाली रग पर पड़ा तो जॉनी का मुंह चीखने के लिए खुला ही था कि इमरान ने दूसरा हाथ उसके मुंह पर रख दिया। बोलो, किसके कहने पे अशोक मेहता को हलाक कराया था तुमने? इमरान ने गुर्राते हुए कहा।
D1 के कहने पर जॉनी के मुंह से इस तरह अल्फाज निकले जैसे वो लाशऊरी अंदाज में बोल रहा हो। कौन है D1? जल्दी बोलो। इमरान ने हल्की सी दूसरी जब लगाते हुए कहा। वो जल्दी इसलिए कर रहा था कि किसी भी लम्हे कोई आदमी ऑफिस में आ सकता था। डिफेंस सेक्रेटरी रामलाल, जॉनी ने डूबते हुए लहजे में कहा और उसके साथ ही उसकी गर्दन ढलक गई। इमरान ने साथ पड़ा हुआ खंजर उठाया, उसे जॉनी के लिबास से साफ किया और फिर उसे अंदरूनी जेब में डालकर दूसरी जेब से रिवॉल्वर निकालकर उसकी नाल उसके सीने पर रखकर उसे दबाया और ट्रिगर दबा दिया। जॉनी के जिस्म को एक जोरदार झटका लगा और उसके साथ ही उसका जिस्म यकलक ढीला पड़ता गया। आओ तनवीर, इमरान ने रिवॉल्वर वापस जेब में डालते हुए कहा और तेजी से ऑफिस के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो हाल से गुजरकर तेज तेज कदम उठाते हुए मेन गेट से बाहर आए और चंद लम्हों बाद सड़क पर चलते हुए एक साइड गली में घुस गए। ये गली बंद थी और यहाँ कूड़े के कई बड़े बड़े ड्रम पड़े हुए थे। इमरान ने बिजली की तेजी से मुंह पर चढ़ाया हुआ मास्क उतारा और कूड़े के एक ड्रम में फेंक दिया, जबकि यही कार्रवाई तनवीर ने भी दोहराई। अब नीचे वो दूसरे मेकअप में थे। आओ अब चल निकलें, इमरान ने कहा और चलना बाद वो वहाँ से कुछ फासले पर मौजूद एक टैक्सी में बैठ गए। सर जान रोड, इमरान ने टैक्सी ड्राइवर से कहा और टैक्सी ड्राइवर ने इस बात में सर हिलाते हुए टैक्सी आगे बढ़ा दी। डिफेंस सेक्रेटरी अपने ऑफिस में बैठा था कि मेज पे पड़े हुए डायरेक्ट फोन की घंटी बज उठी। यस, डिफेंस सेक्रेटरी ने रिसीवर उठाकर कहा। स्टार क्लब से दयाल बोल रहा हूँ जनाब, जॉनी का असिस्टेंट। दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी तो डिफेंस सेक्रेटरी बेख्तियार उछल पड़ा। कौन दयाल? क्या मतलब? कहाँ फ़ोन किया है तुमने? डिफेंस सेक्रेटरी ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। जॉनी को उसके ऑफिस में हलाक कर दिया गया है जनाब, और मुझे मालूम है जॉनी का आपसे ताल्लुक है क्योंकि जॉनी का सारा काम मैं ही करता हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया तो डिफेंस सेक्रेटरी का चेहरा यकलक तारीख पड़ गया। क्या कह रहे हो? जॉनी को हलाक कर दिया गया है? कब? कैसे? इस बार डिफेंस सेक्रेटरी ने होठ चबाते हुए कहा। अभी 1 घंटा पहले उनकी हलाकत आपकी वजह से हुई है, दयाल ने कहा। मेरी वजह से? क्या मतलब? डिफेंस सेक्रेटरी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। मुझे मालूम है कि जॉनी को आपने अशोक मेहता की हलाकत का टास्क दिया था। वो मशरूफ मैंने ही मुहैया किया था जो अशोक मेहता को पिलाया गया था और जिसकी वजह से उसको रोड एक्सीडेंट हुआ था। मैं क्लब से बाहर गया था, अभी मेरी वापसी हुई तो मुझे बताया गया कि 2 मुकामी गुंडे अपने आप को विक्रम और अजय कह रहे थे और उनके मुताबिक वो कागनी से आए हैं जॉनी से मिलने। काउंटरमैन ने उन्हें जॉनी से मिलने का इनकार किया तो उन्होंने हैरत अंगेज तौर पर उस काउंटरमैन को बेहोश कर दिया, जिसकी इत्तला जॉनी को हुई तो वो हॉल में आ गया और फिर उन्हें अपने साथ ऑफिस में ले गया। फिर वो दोनों वापस जाते हुए देखे गए। फिर जॉनी के ऑफिस में जॉनी से बात करने एक आदमी गया तो जॉनी की लाश कुर्सी पर पड़ी हुई थी। उसका कोट उसके अकब में नीचे कर दिया गया था, उसके दोनों नथने कटे हुए थे, चेहरे पर शदीद तरीन तकलीफ के तासुरात नुमाया थे और एन दिल में गोली मारकर हलाक किया गया था। जिस पर मैं नीचे स्पेशल रूम में गया क्योंकि मुझे मालूम है कि जॉनी ने ऐसा इंतज़ाम कर रखा था कि जॉनी के ऑफिस में जो गुफ्तगू हुई हो उसकी टेप नीचे स्पेशल रूम में खुद ब खुद हो जाती है। मैंने वहां जाकर जब टेप सुनी तो पता चला ऐसा आपकी वजह से है। अगर आप चाहें तो मैं फ़ोन टेप आपको सुनवा सकता हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। सुनवाओ, डिफेंस सेक्रेटरी ने होठ चबाते हुए कहा। तो चंद लम्हों बाद जॉनी की आवाज़ सुनाई दी। बैठो। और फिर चंद लम्हों बाद जॉनी से ही आवाज़ दोबारा सुनाई दी। हाँ बताओ, क्या मसला है? क्यों मुझसे मिलना चाहते थे तुम? जॉनी कह रहा था। अशोक मेहता को तुमने किसके कहने पर हलाक कराया? एक दूसरी आवाज़ सुनाई दी और डिफेंस सेक्रेटरी बेख्तियार उछल पड़ा। फिर टेप चलती रही और डिफेंस सेक्रेटरी होठ पीछे सब कुछ सुनता रहा। आपने टेप सुन ली जनाब? टेप खत्म होने पर दयाल की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। हाँ, ये लोग मिलिट्री इंटेलिजेंस के नहीं हो सकते। ये कौन हो सकते हैं? डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा। मैं उन्हें लाजमन ट्रेस कर लूँगा जनाब, लेकिन आपको अब जॉनी की जगह मुझे देनी होगी। मैं आपकी खिदमत में जॉनी से ज़्यादा अच्छे अंदाज में करूँगा, दयाल ने कहा। हाँ वाकई तुम ऐसा कर सकते हो। ठीक है, मैं तुम्हें जॉनी की जगह दे रहा हूँ, डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा। बेहद शुक्रिया जनाब, अब आप बेफिक्र रहें, अब मैं उन्हें पाताल से भी निकाल लाऊंगा। इस बार दयाल ने इंतहाई एतमाद भरे लहजे में कहा। ओके, मुझे रिपोर्ट देना, डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा और रिसीवर रखकर उसने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। ये कौन हो सकते हैं और ये क्यों मेरे बारे में इस अंदाज में पूछ रहे हैं? क्या ये दुश्मन एजेंट थे? डिफेंस सेक्रेटरी ने बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन जाहिर उसे जवाब देने वाला वहाँ कोई न था। मुझे चीफ शागिल से बात करना चाहिए, डिफेंस सेक्रेटरी ने अचानक फैसला कुन लहजे में कहा और फिर डायरेक्ट फ़ोन का रिसीवर उठाकर उसने तेज़ी से नंबर डायल करना शुरू कर दिए। सीक्रेट सर्विस हेडक्वार्टर। राब्ता कायम होते ही आवाज़ सुनाई दी। डिफेंस सेक्रेटरी बोल रहा हूँ, चीफ शागिल से बात कराओ, डिफेंस सेक्रेटरी ने तहमकाना लहजे में कहा। जनाब, वो तो किसी सरकारी काम से गए हुए हैं और ये भी नहीं मालूम कि कहाँ गए हैं और कब उनकी वापसी होगी। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया, जब वो आए तो उन्हें कहेंगे वो मुझे फ़ोन करें, डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया।
जॉनी तक आखिर ये लोग कैसे पहुंच गए? क्या काफिरिस्तान में उन्हें रोकने वाला कोई नहीं? आखिर यहाँ की एजेंसी क्या कर रही हैं और वो पावर एजेंसी वो क्या कर रही है? मुझे उससे बात करनी चाहिए, डिफेंस सेक्रेटरी ने बड़बड़ाते हुए कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर उठाया और एक के बाद दीगरे 2 नंबर प्रेस कर दिए। यस सर, दूसरी तरफ से उसके सेक्रेटरी की मुअद्दबाना आवाज़ सुनाई दी। पावर एजेंसी की चीफ मादाम रेखा से बात कराओ, डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा और उसके साथ ही रिसीवर रख दिया। जॉनी की इस अंदाज में मौत की इत्तला ने वाकई उन्हें जहनी तौर पर हिला कर रख दिया था। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो दुश्मन एजेंटों को खुद जाकर गर्दन से पकड़ लें, लेकिन जाहिर है ऐसा मुमकिन नहीं था। बस उन्हें सिर्फ इतनी तसल्ली थी कि टीएम महफूज है, सिवाय उनके और सदर साहब के किसी को नहीं मालूम कि टीएम कहाँ मौजूद है। उसी लम्हे फ़ोन की घंटी बज उठी तो डिफेंस सेक्रेटरी ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, डिफेंस सेक्रेटरी ने तहमकाना लहजे में कहा। मदाम रेखा से बात करें जनाब, दूसरी तरफ से सेक्रेटरी की मुअद्दबाना आवाज़ सुनाई दी। हेलो, डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा। रेखा बोल रही हूँ जनाब, दूसरी तरफ से रेखा की संजीदा आवाज़ सुनाई दी। मदाम रेखा, आपकी एजेंसी क्या कर रही है? दुश्मन एजेंट यहाँ दारुल हुकूमत में दंदराते फिर रहे हैं, जिसे चाहे जब चाहे और जहाँ चाहे हलाक कर देते हैं। आप ऑफिस में बैठी सिर्फ अहकामात ही देने तक महदूद हैं। डिफेंस सेक्रेटरी ने सारा गुस्सा मदाम रेखा पर निकालते हुए कहा। क्या कोई ख़ास बात हो गई है जनाब? दूसरी तरफ से मदाम रेखा ने चौंक कर पूछा। अभी मुझे इतला मिली है कि उन्होंने स्टार क्लब के जॉनी को, जो मेरा करीबी दोस्त था और मेरे साथ ग्रेट लेन में भी काम करता रहा है, उसके ऑफिस में बांधकर उस पर इंतहाई बेहमाना तशद्दुद किया और फिर उसे हलाक करके निकल गए। आखिर ये सब क्या हो रहा है? डिफेंस सेक्रेटरी ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। क्या जॉनी को इल्म था कि टीएम मिशन आपकी सरबराही में मुकम्मल हुआ है? दूसरी तरफ मादाम रेखा ने कहा तो डिफेंस सेक्रेटरी बेख्तियार उछल पड़े। शायद उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि गुस्से में ऐसी बात मुंह से निकाल गए हैं जो शायद उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जॉनी को बहरहाल कोई सरकारी हैसियत ना थी। हाँ, उसे इल्म था। डिफेंस सेक्रेटरी को मजबूरन हामी भरनी पड़ी। जनाब, आपको तो अब एहसास हुआ है, जबकि मुझे पहले ही ये मालूम था कि पाकिस्तानी एजेंट बहरहाल आप तक पहुंचेंगे, क्योंकि टीएम के बारे में आपको मालूमात हैं या सदर साहब को, और सदर साहब तक वो पहुंच नहीं सकते। अलबत्ता आप तक वो पहुंच सकते हैं, इसलिए पावर एजेंसी आपकी मुकम्मल निगरानी कर रही है ताकि जैसे ही पाकिस्तानी एजेंट आप तक पहुंचें उन्हें हलाक कर दिया जाए। अब आपने बताकर हमारा ख्याल कंफर्म कर दिया है कि वो जॉनी के ज़रिए आप तक पहुंचने वाले हैं। बहरहाल आप बेफिक्र रहें, पावर एजेंसी काम कर रही है और पूरी तरह मुस्तैद है। मदाम रेखा ने कहा तो डिफेंस सेक्रेटरी एक बार फिर उछल पड़े। तक क्या मतलब? ये कैसे हो सकता है? डिफेंस सेक्रेटरी ने इस बार कदरे बौखलाए हुए लहजे में कहा। जनाब, वो ऐसे ही लोग हैं। अब देखें कि हमें मालूम नहीं कि जॉनी से आपके ऐसे ताल्लुकात हैं कि उसे इस कदर अहम मिशन के बारे में इल्म था, लेकिन वो लोग जॉनी तक पहुंच गए। लेकिन आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता अब चूँकि बात खुल गई है, इसलिए अगर आप हमारे साथ ताउन करेंगे तो हम ज़्यादा आसानी से उन्हें हलाक कर सकते हैं। मदाम रेखा ने कहा। ओ, आप बताएं, मैं ज़रूर ताउन करूंगा, डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा। अब वो सारा गुस्सा भूल चुके थे। उन्हें अब जॉनी की तरह अपनी मौत भी वाज़ह तौर पर नज़र आने लगी थी। आप ऑफिस से सीधे अपनी रिहाइशगाह पर पहुंचें और तमाम मसरूफियात मनसूख करके वहीं रहें और अपनी रिहाइशगाह के तमाम मुलाजमीन को आर्जी तौर पर छुट्टी दे दें। आपकी बीवी बच्चे हों तो उन्हें भी कहीं भिजवा दें। आपके मुलाजमीनों की जगह पावर एजेंसी के इंतहाई तरबियत याफ्ता अफराद ले लेंगे और फिर आप तमाशा देखेंगे ये लोग किस तरह हलाक होते हैं। लेकिन शर्त यही है कि ये बात आप और मेरे दरमियान ही रहे, किसी और को इसका इल्म ना हो सके। हत्ता कि आप अपने मुलाजमीन को भी ना बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं। मदाम रेखा ने कहा। मेरी बीवी तो वैसे ही गुज़िश्ता 1 माह से बच्चों समेत पहाड़ी मुकाम पर छुट्टियां गुजारने गई हुई है और मेरी रिहाइशगाह पर 8 मुलाजिमीन हैं, जिनमें से 4 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। आप कहें तो मैं उन्हें 8 को छुट्टी देकर भिजवा सकता हूं, और अगर आप कहें तो सिर्फ मुलाजिमीन को छुट्टी दी जाए और गार्ड्स को वहीं रहने दिया जाए। डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा। आप उन 8 को इस अंदाज में फारिग करेंगे वो किसी को ये ना बताएं कि आपने ये सेटअप किया है। फिर रिहाइशगाह पर पहुंचकर मुझे कॉल करें, मैं अपने आदमियों समेत खुद आपके रिहाइशगाह पर पहुंचकर तमाम इंतजामात कर लूंगी। मदाम रेखा ने कहा। ओके, ठीक है, जैसे आप कहें। मैं बाहर दुश्मन एजेंटों का खात्मा चाहता हूँ, डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा। आप कतन बेफिक्र रहें, आपके सामने उनका खात्मा हो जाएगा, मदाम रेखा ने कहा तो डिफेंस सेक्रेटरी ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। काफ़ी देर तक वो बैठे सोचते रहे, फिर उन्होंने रिसीवर उठाया और सेक्रेटरी को अपनी रहायश का नंबर मिलाने का कहकर रिसीवर रख दिया। उन्होंने फैसला कर लिया था कि जब तक दुश्मन एजेंट ख़त्म नहीं हो जाते वो वाकई अपनी रहायशगाह पर ही रहेंगे और पावर एजेंसी के तरबियत याफ्ता अफराद बहरहाल आम सिक्योरिटी गार्ड से ज़्यादा फ़ाल और मुस्तैद साबित हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने मादाम रेखा के मंसूबे पर पूरी तरह अमल करने का फ़ैसला कर लिया था और इस फैसले से उन्हें वाकई गहरा इत्मीनान महसूस हो रहा था। रात का अंधेरा हर तरफ छाया हुआ था। चूँकि आसमान पर भी स्याह बादल थे, इसलिए अंधेरा वाकई ज़रूरत से ज़्यादा ही गहरा हो गया था
और इस गहरे अंधेरे में इमरान और उसके साथी टॉप ऑफिसर्स कॉलोनी, जिसे आमतौर पर टीओ कॉलोनी कहा जाता था, कि अकबी सिमत में वाक़ एक दरख्तों की झुंड में मौजूद थे। उन्होंने कारें वहां से काफ़ी फासले पर छोड़ दी थी और फिर वो पैदल ही यहाँ तक पहुंचे थे। इमरान ने डिफेंस सेक्रेटरी पर तशद्दुद करके उससे वो जगह मालूम करनी थी जहाँ टीएम मशीन रखी गई थी, और ये बात बहरहाल तय हो चुकी थी कि डिफेंस सेक्रेटरी को इसका इल्म है, और टीएम मशीन का सारा मिशन डिफेंस सेक्रेटरी की सरकर्दगी में ही मुकम्मल हुआ है। डिफेंस सेक्रेटरी के ऑफिस में दाखिल होना अव्वल तो खासा दुश्वार था, क्योंकि वहाँ फ़ौज का पहरा था, और दूसरी बात ये कि वहाँ डिफेंस सेक्रेटरी से इत्मीनान से पूछगछ भी नहीं हो सकती थी। इसलिए इमरान ने रात को डिफेंस सेक्रेटरी की रिहाइशगाह पर रेड करने का फैसला किया था। सफदर और कैप्टन शकील दिन के वक्त टीओ कॉलोनी का दौरा करके ये मालूम कर चुके थे कि इस कॉलोनी के गिर्द ऊंची चार दीवारी है और जिस पर बाकायदा खारदार तारें लगी हुई हैं, और इनमें रातों करंट छोड़ दिया जाता है। सिर्फ एक ही रास्ता है जहां फौजी चेक पोस्ट है और जहां इंतहाई सख्त चेकिंग की जाती है, इसलिए उन्होंने अगबी तरफ से कॉलोनी में दाखिल होकर कोठी तक पहुंचने का फैसला किया था। और यहां तक कि इमरान और उसके दूसरे साथियों की रहनुमाई भी सफदर और कैप्टन शकील ने ही की थी। अब सामने ऊंची चार दीवारी थी जिस पर खारदार तारें लगी हुई थी और हर 50 फीट पर तेज मरकरी लाइट जल रही थी, लेकिन वहां कोई आदमी ना था और ना ही कुत्तों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। अंदर कॉलोनी की सड़कों पर तेज़ रोशनियां भी जल रही थीं, जिसका अक्स बाहर से ही साफ नज़र आ रहा था। इमरान साहब, इन तारों में बरकी रॉ के साथ साथ अलार्म की तारें भी मौजूद होंगी, सफदर ने कहा। हाँ, इमरान ने मुख्तसर से जवाब दिया। उसकी नज़रें मुसलसल उस चार दीवारी पर ही जमी हुई थीं। इस चार दीवारी को ऊपर से लेकर क्रॉस करने के बजाय उसके किसी खस्ता जगह से ईंटें निकालकर हमें अंदर जाना होगा, जोलिया ने कहा। ये खासी मजबूत बनी हुई है और कहीं से भी खस्ता नहीं है, सफदर ने कहा। तुम क्या सोच रहे हो? जूलिया ने इस बार इमरान से मुखातिब होकर कहा। मैं सोच रहा हूँ कि न जाने हमारे समाज में कितनी दीवारें हैं जिन्होंने हर जगह रिकॉर्डें डाल रखी हैं, इमरान ने बड़े फलसफियाना लहजे में कहा। क्या मतलब? जूलिया ने हैरान होकर कहा। अब देखो, एक दीवार ये सामने नजर आ रही है और एक दीवार तनवीर है और एक दीवार। इमरान की जबान रवां हो गई। मैं सिर्फ दीवार ही नहीं हूँ, दीवार चीन हूँ, समझे? तनवीर ने फिनकारते हुए लहजे में कहा। वो शायद इस सबसे पहले इमरान की बात का मतलब समझ गया था और सब उसकी बात सुनकर बेख्तियार हंस पड़े, क्योंकि उन्हें वाकई भी इमरान की इस बात का मतलब समझ में आया था। बुज़दिल दीवारों का रोना रोते हैं, समझे? जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। तो सफदर और कैप्टन शकील दोनों बेख्तियार हंस पड़े। दीवारों का रोना? तुम्हारा मतलब दीवार गिरिया से तो नहीं है, जहां यहूदी जाकर रोते हैं और फिर समझते हैं कि उनके गुनाह माफ़ हो गए हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं इमरान साहब, मेरा ख्याल है कि बारिश होने वाली है और हमें बहरहाल बारिश से पहले इस दीवार को क्रॉस कर लेना चाहिए, अचानक कैप्टन शकील ने कहा। तुम्हारे मुंह में घी शकर, मैं भी उस बारिश का ही इंतज़ार कर रहा हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो वो सब चौंक पड़े। बारिश का इंतज़ार? क्यों? इस बार जूलिया ने हैरान होकर कहा। ताकि बिजली ऑफ की जा सके और ये समझा जाए कि बारिश की वजह से तार शॉर्ट हो गया है, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में जवाब दिया। तो सब ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। तुम्हारा जहन वाकई शैतान का कारखाना है, ऐसी ऐसी बातें तुम सोचते हो जो दूसरों के जहन में आ ही नहीं सकती, तनवीर ने कहा। और इस कारखाने में शैतान तैयार होते हैं, क्यों? इमरान ने बेसाख्ता लहजे में कहा। तो सब बेख्तियार हंस पड़े और फिर इससे पहले कि इमरान की बात का कोई जवाब देता, वाकई बारिश शुरू हो गई और देखते ही देखते बारिश ने काफ़ी ज़ोर पकड़ लिया। इमरान साहब, बारिश हमें बेहद फ़ायदा देगी। रास्ते में गश्त करने वाले पहरेदार नहीं होंगे और सेक्रेटरी वाले भी अंदर चले जाएंगे। आप वाकई दूर की बात सोचते हैं, कैप्टन शकील ने कहा। सफदर, तुम्हारे पास जो बैग है उसमें से बरसातियाँ निकाल लो और साथ ही असला भी, ताकि उसे बरसाती के अंदर छुपाया जा सके, और उसके साथ ही रस्सी की सीढ़ी और कुंडी वगैरह भी, ताकि मुहिम जोई का आगाज़ किया जा सके, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सब जैसे हरकत में आ गए। थोड़ी देर बाद सब बरसातियाँ पहन चुके थे। साइलेंसर लगे रिवॉल्वर और उनकी मैगजीन वगैरह उन्होंने बरसातियों के अंदर इस अंदाज में रख लिए थे कि बारिश उन पर असरअंदाज ना हो सके। फिर मखसूस कटर और दूसरा सामान लेकर वो सब उस झुंड से निकले और झुके झुके अंदाज में तेज और तूफानी बारिश में दौड़ते हुए दीवार की तरफ बढ़ते चले गए। सफदर ने करीब जाकर रस्सी की सीढ़ी के आखिर में बंधा हुआ आंकड़ा घुमाकर दीवार की दूसरी तरफ फेंका और फिर चंद झटके दिए और उसे यकीन हो गया कि अब वो किसी रखने में फंस चुका है। वो कटर संभाले तेजी से सीढ़ी पर चढ़ता चला गया। उसने हाथों में मखसूस दस्ताने पहन रखे थे। चंद लम्हों बाद एक शोले के साथ ही तमाम जलते हुए बल्ब बुझ गए और हर तरफ अंधेरा छा गया। अलबत्ता कॉलोनी की अंदरूनी लाइट्स वैसे ही मौजूद रही थीं। सफदर ने बिजली की तेजी से मखसूस कटर के दूसरे हिस्से की मदद से खारदार तार काट कर अलहदा किए और फिर दीवार चढ़कर वो पेट्रोलिंग के अंदाज में दूसरी तरफ कूद गया।
उसके पीछे जूलिया ऊपर गई और फिर तनवीर, कैप्टन शकील और सबसे आखिर में इमरान दूसरी तरफ कूद गया। आओ जल्दी करो, हमने अंधेरे हिस्सों से आगे बढ़ना है, इमरान ने कहा और फिर दीवार के साथ चलते चलते तेजी से आगे बढ़ते चले गए। बारिश तूफानी अंदाज में जारी थी और सड़कों पर काफ़ी पानी जमा हो गया था, लेकिन वो सब तेजी से चलते हुए आगे बढ़े चले जा रहे थे। वो वैसे दूर दूर तक कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। आपको डिफेंस सेक्रेटरी की कोठी का इल्म है? सफदर ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। हाँ, मैंने आने से पहले मुकम्मल मालूमात हासिल कर ली थी, इमरान ने जवाब दिया और सफदर ने उस बात में सर हिला दिया। फिर मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद वो एक काफ़ी वसी और अजीज कोठी के अगबी सिमत पहुंच गए। कोठी की दीवारें खासी बुलंद थीं, दीवारों के साथ एक घना और ऊंचा दरख्त था। वो सब इस दरख्त के नीचे पहुंचकर रुक गए क्योंकि इमरान रुक चुका था। ये कोठी है, जूलिया ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स तो मौजूद होंगे, सफदर ने कहा। जाहिर है डिफेंस सेक्रेटरी की रिहाइशगाह है, मुझ जैसे गरीब आदमी का फ्लैट तो है नहीं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके साथ ही उसने बरसाती की जिप खोली और फिर कोट की अंदरूनी जेब से उसने एक चपटी लेकिन खासी लंबी नाल वाला पिस्टल निकाल लिया और उसे देखते ही सब समझ गए कि इमरान अंदर बेहोश कर देने वाली गैस फायर करना चाहता है। इमरान साहब, बारिश बहुत हो रही है, ये गैस काम नहीं करेगी, कैप्टन शकील ने आस्ते से कहा। कमाल है, बहरिया के कैप्टन होकर ये बात कर रहे हो। अगर गैस समंदर के अंदर असर कर सकती है तो इस बारिश में भी काम करेगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, तो आप पानी के अंदर काम करने वाली कराकसी गैस ले आए हैं, कैप्टन शकील ने हैरत भरे लहजे में कहा। जब आसमान पर बादल छाए हों और महकमा मौसमियात वाले खुश्क मौसम की पेशेनगोई कर रहे हों तो फिर सारे लवाजमात बारिश के तहत इकट्ठे किए जाते हैं, क्योंकि महकमा मौसमियात की पेशेनगोई को लोग उलट कर काम चला लेते हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और वो सब बेख्तियार हंस पड़े। इमरान ने पिस्टल का रुख अंदरूनी तरफ करके ट्रिगर दबाया। खटखट की आवाज़ के साथ ही सियाह रंग के छोटे छोटे कैप्सूल उड़कर अंदर गिरने लगे। 8 कैप्सूल फायर होने के बाद जब पिस्टल से ठस की आवाज़ निकली तो इमरान ने ट्रिगर से हाथ हटाया और पिस्टल को दोबारा कोट की अंदरूनी जेब में रख लिया। अब हमें 10 मिनट इंतज़ार करना होगा, इमरान ने कहा और सबने इस बात में सर हिला दिए। फिर 10 मिनट बाद वो एक एक करके उस दरख्त पर चढ़े और दूसरे लम्हे वो दीवार पर पहुंचकर अंदर कूदते चले गए। नीचे बारिश और कीचड़ की वजह से उनके कूदने से कोई धमाके तो ना हुए, अलबत्ता छपाक छपाक के मखसूस आवाज़ें सुनाई देती रहीं। इस बार सबसे पहले इमरान अंदर कूदा था और फिर जब सबसे आखिर में कैप्टन शकील अंदर कूदा तो इमरान इस दौरान आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ साइड राहदारी तक पहुंच चुका था। वो सब भी आगे बढ़ने लगे तो इमरान ने यखलक मुड़कर दोनों हाथ उठाकर फिजा में लहराए तो सब बेख्तियार चौंक पड़े, क्योंकि इमरान के इस इशारे का मतलब था कि आगे खतरा मौजूद है, इसलिए सब मोहतात रहें। और वो सब ना सिर्फ मोहतात हो गए बल्कि ये सोचकर हैरान होने लगे कि गैस फायर होने के बाद क्या खतरा हो सकता है। इमरान अब बड़े मोहतात अंदाज में आगे बढ़ गया और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए राहदारी के सिरे पर पहुंचे और फिर इमरान की तरह आहिस्ता आहिस्ता मखसूस अंदाज में आगे बढ़ते चले गए। इमरान राहदारी के दूसरे सिरे पर रुका हुआ था। सामने की तरफ तेज रोशनी मौजूद थी, रोशनी तो अगबी तरफ भी मौजूद थी और कोठी के अंदरूनी कमरों से रोशनी भी खिड़कियों से दिखाई दे रही थी, लेकिन अगबी तरफ वाली रोशनी बैरूनी रोशनी की निस्बत काफ़ी कम थी। हल्के पावर के सिर्फ 2 बल्ब जल रहे थे, जबकि फ्रंट की तरफ शायद ज़्यादा पावर के ज़्यादा तादाद में बल्ब या ट्यूब्स वगैरह जल रही थीं, इसलिए फ्रंट की तरफ इस कदर रोशन थी जैसे दिन निकल आया हो। सामने फाटक के साथ गेट रूम के रोशनदान से भी रोशनी बाहर निकल रही थी। क्या हुआ इमरान, जूलिया ने आस्ते से कहा। बरामदे में लोग मौजूद हैं और बेहोश नहीं हैं, मैंने उनकी बातों की आवाज़ें सुनी हैं और शायद गार्ड रूम में भी हों। तुम ऐसा करो कि सफदर के साथ साइड दीवार से होकर थोड़ा सा आगे चली जाओ, लेकिन इतना आगे ना जाना कि बरामदे में मौजूद लोग तुम्हें चेक कर लें। मैं तनवीर और कैप्टन शकील के साथ साइड से होकर बरामदे की तरफ जाऊंगा और उन्हें कवर करने की कोशिश करूंगा, और अगर इस दौरान गार्ड रूम से कोई बाहर आए तो तुमने उसे कवर करना है, इमरान ने सरगोशियाना लहजे में कहा। तो जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया और फिर सफदर को साथ आने का इशारा कर वो साइड दीवार के साथ लगकर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी, जबकि इमरान ने तनवीर और कैप्टन शकील को अपने साथ आने का इशारा किया और फिर वो आगे बढ़कर दीवार के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आगे बढ़ने लगा। उसके हाथ में मखसूस साख्त का वाटरप्रूफ साइलेंसर लगा हुआ रिवॉल्वर मौजूद था और कैप्टन शकील और तनवीर ने भी रिवॉल्वर जेबों से निकालकर हाथों में ले लिए थे। अचानक इमरान रुक गया, उसके साथ ही तनवीर और कैप्टन शकील भी रुक गए। बारिश अब पहले से ज्यादा न तूफानी हो चुकी थी। मेरा ख्याल है रघु, हमें अगबी तरफ का राउंड लगा लेना चाहिए, एक आवाज बरामदे की तरफ से सुनाई दी। अहमक हो गए हो, इस कदर तूफानी बारिश में किसने आना है यहाँ, दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी।
लेकिन मादाम ने तो कहा था कि हम हर लिहाज से और हर लम्हे इंतहाई चौकन्ना रहें। पहले ने कहा, मादाम को भी मालूम है कि इस बारिश में कोई नहीं आ सकता और अगर कोई आया भी सही तो यहाँ से भीगा हुआ चौर बनकर ही जाएगा। दूसरे ने कहा और उसके साथ ही दोनों के हंसने की आवाज़ें सुनाई दी। इमरान समझ गया था कि बरामदे में ये दोनों ही मौजूद हैं और मादाम के हवाले से बात वाज़ा हो गई थी कि ये आम सिक्योरिटी गार्ड नहीं बल्कि इनका ताल्लुक पावर एजेंसी से है। और अब इमरान के जहन में ये बात भी वाज़ा हो गई थी कि बेहोश कर देने वाली गैस ने अपना असर क्यों नहीं दिखाया था। जाहिर है मादाम रेखा को किसी तरह मालूम हो गया होगा कि इमरान यहाँ पहुँच सकता है और आम तौर पर चौके गड़बड़ से बचने के लिए बाहर से बेहोश कर देने वाली गैस फायर की जाती है, इसलिए इसने यकीनन इस इम्कान को सामने रखकर अपने आदमियों को मखसूस गोलियां खिला दी होंगी। इमरान ने अपने साथियों की तरफ देखकर सर से इशारा किया और फिर आगे बढ़ने लगा, जबकि तनवीर और कैप्टन शकील वहीं रुक गए थे। वो इमरान का इशारा समझ गए थे। बरामदे की साइड पर पहुंचकर इमरान ने आहिस्ता से सर आगे किया तो उसने बरामदे में दो मुसल्लह अफराद को देखा। वो सिगरेट पी रहे थे, उनकी नज़रें सामने की तरफ थीं। इमरान ने हाथ आगे किया और दूसरे लम्हे खटखट की आवाज़ों के साथ ही वो दोनों हल्की सी चीख मारकर नीचे गिरे। उनके कंधों पर मौजूद मशीन गनों की वजह से अलबत्ता काफ़ी ज़ोरदार धमाका हुआ था। इमरान बिजली की तेज़ी से आगे बढ़कर बरामदे के चौड़े सतून की ओट में हो गया। क्या हुआ, क्या हुआ? अंदर से किसी की ऊंची आवाज़ सुनाई दी। इसका मतलब था कि यहाँ सिर्फ यही दो नहीं बल्कि और भी लोग मौजूद हैं। इसी लम्हे दरमियानी राती का दरवाज़ा एक धमाके से खुला और आगे पीछे चार आदमी तेज़ी से बाहर आए। अरे उन्हें तो गोली मारी गई है, उन्होंने फर्श पर साकित पड़े हुए इन दोनों पर झुकते हुए कहा। उसी लम्हे इमरान ने एक बार फिर फायर खोल दिया और उनमें से दो तो चीख मारकर नीचे गिरे, जबकि बाकी दो तेजी से वापस मुड़े ही थे कि अचानक साइड से खटखट की आवाज़ें सुनाई दी और वो दोनों भी चीखते हुए दरवाजे पर ही गिर गए। उसी लम्हे इमरान के फाटक की तरफ से चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। इमरान ने तेजी से गर्दन मोड़ी तो गार्ड रूम से निकलते हुए दो आदमी बाहर पानी में पड़े तड़प रहे थे। वो शायद उन आदमियों की चीखें सुनकर बाहर आए थे और उन्हें जूलिया और सफदर ने शिकार किया था। तनवीर और कैप्टन शकील भी अब बरामदे के दूसरे सतूनों के पीछे पहुंच गए थे, लेकिन जब काफ़ी देर तक कोई आदमी बाहर न आया और किसी की आवाज़ सुनाई न दी तो इमरान तेज़ी से आगे बढ़ा और फिर लाशों को फैलाता हुआ अंदर राहदारी में दाखिल हुआ। राहदारी के आगाज़ में ही एक कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और वहाँ फर्श पर शराब की बोतलें, जाम और मशीन गनों के साथ साथ ताश भी पड़े हुए थे। समझ गया कि बाद में आने वाले चारों आदमी इस कमरे में बैठे शराब पी रहे थे और ताश खेलने में मशरूफ थे। शायद बारिश की वजह से उन्हें ये तवक्का ना थी कि इस तूफानी बारिश में भी कोई आ सकता है। इमरान आगे बढ़ता चला गया और फिर एक बंद दरवाजे के सामने जाकर रुक गया। उस दरवाजे की दराजों से बाहर रोशनी आ रही थी। इमरान ने दरवाजे पर हाथ रखकर उसे दबाया तो दरवाज़ा खुलता चला गया। इमरान ने देखा कि बेडरूम था, लेकिन बेडरूम के साथ एक आराम कुर्सी पर एक भारी जिस्म का आदमी नाइट गॉन पहने बेहोश पड़ा हुआ था। उसके साथ ही नीचे कालीन पर एक रिसाला गिरा हुआ था। इमरान समझ गया कि यही डिफेंस सेक्रेटरी है और शायद उसे बेहोशी से बचने की गोलियां नहीं खिलाई गई थी, इसलिए गैस की वजह से वो बेहोश हो गया है। इमरान आगे बढ़ा और फिर ने एक नज़र कमरे का जायजा लिया और फिर वापस मुड़ा। उसके साथी भी अभी तक बरामदे में मौजूद थे। जूलिया और सफदर भी वहां पहुंच चुके थे। जूलिया, तुम कोठी को चेक करो, अगर कोई आदमी बेहोश पड़ा हो तो उसे बेहोश पड़े रहने दो। और सफदर, तुम कहीं से रस्सी तलाश करो और बाकी लोग पहरा देंगे। इन लाशों को घसीट कर एक तरफ डाल दो, इमरान ने कहा और वापस मुड़ गया। वो दोबारा उस कमरे में पहुंच गया। उसने बरसाती उतार कर एक तरफ डाली और फिर कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दी, लेकिन बेडरूम में सिवाय शराब की बोतलों के रैक्स के और कोई चीज़ ना थी। फिर इमरान तलाशी से फारिग हुआ ही था कि सफदर अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में रस्सी का एक बंडल था। ये बंडल स्टोर रूम में मौजूद था और कोठी में और कोई आदमी बेहोश या ठीक हालत में मौजूद नहीं है। सफदर ने कहा, इसे बांधने में मेरी मदद करो और फिर जाकर उसका वो कमरा तलाश करो जिसे वह ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल करता हो, इमरान ने कहा और सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। फिर इमरान ने सफदर की मदद से डिफेंस सेक्रेटरी को उसी कुर्सी के साथ अच्छी तरह बांध दिया। ऑफिस की तलाशी ले लेना, शायद वहाँ कोई ऐसी फाइल मौजूद हो जिसमें इस बात की निशानदेही की गई हो कि टीएम मशीन कहाँ रखी है, इमरान ने कहा और सफदर सर हिलाता हुआ तेजी से बाहर चला गया। उसी लम्हे जूलिया तेजी से कमरे में दाखिल हुई। वो भी अब बरसाती उतार चुकी थी। उसके हाथ में एक कार्डलेस फ़ोन मौजूद था। ये फ़ोन भी उस कमरे में मौजूद था जहां ये लोग ताश खेल रहे थे। मैं इसलिए ले आई हूँ कि शायद किसी की कॉल आ जाए, जूलिया ने कहा। ठीक है, तुमने अक्लमंदी का सबूत दिया है। ये सारा सेटअप मादाम रेखा का है, इसलिए उसका किसी लम्हे भी फ़ोन आ सकता है, इमरान ने कहा। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो तुम किसके लहजे में बात करोगे? जूलिया ने इमरान की बात सुनकर परेशान होते हुए कहा।
एक शख्स रघु की आवाज मेरे जहन में महफूज है, इमरान ने जवाब दिया और फिर उसने जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली और डिफेंस सेक्रेटरी की तरफ मुड़ने ही लगा था कि जूलिया के हाथ में मौजूद कॉर्डलेस फोन की घंटी बज उठी। तो इमरान तेजी से मुड़ा और उसने जूलिया के हाथ से फोन लेकर उसका बटन ऑन कर दिया। रघु बोल रहा हूँ, इमरान ने बदली आवाज में कहा। रघु, तुम कॉल अटेंड कर रहे हो? श्याम कहाँ है? दूसरी तरफ से मादाम रेखा की आवाज सुनाई दी। वो सब अकवी तरफ है मादाम, मैं यहाँ बरामदे में मौजूद हूँ, इमरान ने उसी तरह बदले हुए लहजे में कहा। कोई मसला तो नहीं है? डिफेंस सेक्रेटरी साहब कहाँ हैं? दूसरी तरफ से पूछा गया। सब ओके है मादाम, सेक्रेटरी साहब सो रहे हैं, इमरान ने कहा। ओके, पूरी तरह होशियार रहना, बारिश खत्म होते ही हो सकता है कि इमरान और उसके साथी पहुंच जाएं, दूसरी तरफ से कहा गया। यस मादाम, हम बारिश के बावजूद पूरी तरह अलर्ट हैं, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। ओके, दूसरी तरफ से मुतमईन लहजे में कहा गया और उसके साथ ही रब्ता खत्म हो गया। तो इमरान ने फ़ोन ऑफ करके उसे जूलिया की तरफ बढ़ाया और फिर हाथ में पकड़ी हुई शीशी का ढक्कन खोलकर उसने कुर्सी पर बैठे हुए डिफेंस सेक्रेटरी की नाक से शीशी का दहाना लगाया और फिर चलना मुबार ढक्कन बंद करके उसने शीशी वापस जेब में डाली। साथ ही उसने कोट की अंदरूनी जेब से खंजर निकाल लिया। चंद लम्हों बाद डिफेंस सेक्रेटरी के जिस्म में हरकत के तासुरात नमदार हुए और फिर उसने आंखें खोल दी। इमरान जूलिया समेत सामने मौजूद कुर्सियों पर बैठे हुए थे। ये मैं तुम कौन हो? ये क्या है? डिफेंस सेक्रेटरी ने आंखें खोलते हुए बौखलाए हुए लहजे में कहा। उसने बेख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है बंधा होने की वजह से वो सिर्फ कसमसा कर ही रह गया था। अलबत्ता बौखलाहट और हैरत की वजह से उसके मुंह से फिक्र तक ना निकल रहा था। तुम्हारा नाम रामलाल है और तुम डिफेंस सेक्रेटरी हो, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। मगर तुम कौन हो? और वो गार्ड वो कहाँ है? सेक्रेटरी डिफेंस ने इस बार कदरे संभले हुए लहजे में कहा। पावर एजेंसी के आदमी की बात कर रहे हो? वो सब लाशों में तब्दील हो चुके हैं, इमरान ने कहा। तो डिफेंस सेक्रेटरी ने एक बार फिर उछलने की नाकाम कोशिश की। क्या तुम पाकिस्तान के एजेंट हो? ओ मगर तुम यहाँ कैसे पहुंचे? रामलाल ने होठ चबाते हुए कहा। तुमने क्या समझ रखा था रामलाल कि तुम पाकिस्तान के सेंटर्स को तबाह कर और वहां कत्लेआम करके टीएम मशीन यहाँ लेकर पहुंच जाओगे और हम तुम तक ना पहुंच सकेंगे? तुम तो कोई हैसियत ही नहीं रखते। अगर हमें तुम्हारे मुल्क के सदर तक पहुंचना पड़ता तो हम पहुंच जाते, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। ये कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं आला सरकारी अफसर हूँ, मेरा किसी कत्ल या मशीन से कोई ताल्लुक नहीं, इस बार रामलाल ने गुस्सीले लहजे में कहा और इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। ओके, अब तुम जहनी तौर पर पूरी तरह समझ चुके हो, इसलिए अब तुम बताओगे कि टीएम मशीन कहाँ है? इमरान ने कहा। मुझे क्या मालूम, मुझे आज़ाद कर दो और भाग जाओ यहाँ से, वरना तुम बेमौत मारे जाओगे, डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा। अभी मालूम हो जाता है कि बेमौत कौन मरेगा, इमरान ने कहा और उसके साथ ही वो कुर्सी से उठा। उसके हाथ में अब खंजर मौजूद था। क्या कर रहे हो? मैं आला अफसर हूँ, डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा और इमरान उसकी बात सुनकर बेख्तियार हंस पड़ा। हमें मालूम है, बार बार क्यों बता रहे हो, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसका हाथ घुमा और कमरा डिफेंस सेक्रेटरी के हल्क से निकलने वाली चीख से गूंज उठा। उसका दायां नथना आधे से ज़्यादा कट चुका था और फिर अभी उसकी चीख की बाजगश ख़त्म ना हुई थी कि इमरान का बाजू एक बार फिर घुमा और इस बार दूसरा नथना भी कट गया। इस बार डिफेंस सेक्रेटरी का मुंह चीखने के लिए खुला ज़रूर था, लेकिन उसके हल्क से चीख ना निकल सकी क्योंकि तकलीफ की शिद्दत से उसकी गर्दन ढलक गई थी। वो बेहोश हो चुका था। इमरान ने इत्मीनान से उसके लिबास से खंजर साफ करके उसे वापस कोट की अंदरूनी जेब में डाला और फिर उसने कुर्सी पर बेहोश पड़े हुए डिफेंस सेक्रेटरी का सर अपने हाथ से पकड़कर सीधा किया और दूसरे हाथ से जोरदार थप्पड़ जड़ा और पहले ही थप्पड़ से डिफेंस सेक्रेटरी न सिर्फ होश में आ गया बल्कि उसके हल्क में रुकी हुई चीख भी बेख्तियार बाहर निकल आई। इमरान ने उसका सर छोड़ा और पीछे हटकर उसने कुर्सी उठाई और उसे डिफेंस सेक्रेटरी कुर्सी के सामने रखकर उस पर इत्मीनान से बैठ गया। तुम ये क्या? डिफेंस सेक्रेटरी ने खौफजदा लहजे में कहा। अभी तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा, ये याददाश्त तेज करने का सबसे तेज नुस्खा है, इमरान ने सर्द लहजे में कहा और उसके साथ ही उसकी मुड़ी हुई उंगली का हुक डिफेंस सेक्रेटरी की पेशानी पर उभरने वाली रग पर पड़ा और इस बार कमरा इंतहाई तेज चीख से गूंज उठा। डिफेंस सेक्रेटरी इस अंदाज में चीखा जैसे उसके दिल में किसी ने खंजर मार दिया हो। उसका चेहरा लरजने लगा और चेहरे पर पसीना आबशार की तरह बहने लगा। बोलो, कहाँ है टीएम मशीन? इमरान ने गुर्राते हुए कहा। उसके साथ ही उसने हाथ उठाकर दूसरी जब लगा दी। SB11 में डिफेंस सेक्रेटरी के मुंह से इस तरह अल्फाज निकलने लगे जैसे चलते हुए रिकॉर्ड की सुई अटक जाने पर मुसलसल एक ही अल्फाज सुनाई दिया जाने लगता है। कहाँ है ये SB11? इमरान ने गुर्राते हुए कहा। चौधरी रोड पर 11 नंबर इमारत है, डिफेंस का खुफिया सरकारी पॉइंट है, डिफेंस सेक्रेटरी ने ऐसे लहजे में कहना शुरू कर दिया जैसे टेप चलने लग गया हो। उसका चेहरा तकलीफ की शिद्दत से बुरी तरह खराब हो चुका था, आंखें फैल गई थी और जिस्म इस तरह मुसलसल कांप रहा था जैसे जाड़े का तेज बुखार हो गया हो। और वहाँ का इंचार्ज कौन है?
इमरान ने पूछा। मार्थर इंचार्ज है और वो मेरे मातहत है, डिफेंस सेक्रेटरी ने जवाब दिया। वो तीर की तरह सीधा हो चुका था। जूलिया, फोन दो मुझे, उसने मुड़कर जूलिया से कहा तो जूलिया ने फोन पे से इमरान की तरफ बढ़ा दिया। सुनो, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो, इस बात को कंफर्म करो कि मार्थर वाकई वहाँ का इंचार्ज है और तुम्हारा मातहत है और टीएम मशीन वहाँ मौजूद है। इमरान ने कहा, कैसे? उसे फ़ोन कर उससे बात करो जिससे मैं कंफर्म हो जाऊं, इमरान ने कहा और डिफेंस सेक्रेटरी ने इस बात में सर हिला दिया। ये सुन लो, अगर तुमने उसे कोई इशारा करने की कोशिश की या उसे कुछ बताया तो वो यहाँ तक ना पहुँच सकेगा, अलबत्ता तुम दूसरा सांस ना ले सकोगे। और ये भी तुम्हें मालूम है कि जो मरते हैं उनको याद ही नहीं रखा जाता। इमरान ने कहा, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा। नंबर बताओ, इमरान ने कहा तो डिफेंस सेक्रेटरी ने नंबर बता दिया। इमरान ने नंबर प्रेस करके लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया और फ़ोन डिफेंस सेक्रेटरी के कान से लगा दिया। दूसरी तरफ घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर किसी ने रिसीवर उठा लिया। यस, एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। D1 बोल रहा हूँ, डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा और इमरान इत्मीनान भरे अंदाज में मुस्कुरा दिया, क्योंकि इससे पहले जॉनी ने भी डिफेंस सेक्रेटरी का नाम D1 ही लिया था। इसका मतलब था ये कोड और डिफेंस सेक्रेटरी दुरुस्त कोड इस्तेमाल कर रहा है। यस सर, माथर बोल रहा हूँ सर, दूसरी तरफ से बोलने वाले ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। टीएम मशीन महफूज तो है ना? डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा। यस सर, कतन महफूज है सर, दूसरी तरफ से कहा गया। तो इमरान ने बिजली किसी तेजी से हाथ हटा लिया और उसके साथ ही उसने दूसरा हाथ डिफेंस सेक्रेटरी के मुंह पर रख दिया। मुझे इत्तलात मिल रही है कि पाकिस्तानी एजेंट ना सिर्फ यहाँ पहुँच गए बल्कि वो इस मशीन को हासिल करके ले जाना चाहते हैं और उन्हें SB-111 का भी इल्म हो चुका है। मेरी सदर साहब से बात हो चुकी है। इस मशीन को फौरी तौर पर ऐसी जगह शिफ्ट करना ज़रूरी हो गया है जिसका इल्म सिर्फ सदर ममलिकत को होगा, इमरान ने डिफेंस सेक्रेटरी की आवाज़ में बात करते हुए कहा। इस दौरान जूलिया ने आगे बढ़कर जेब से रुमाल निकालकर उसका गोला बनाया और इमरान के हाथ हटाते ही उसने रुमाल का गोला डिफेंस सेक्रेटरी के मुंह में डाल दिया। मगर सर, यहाँ तो टीएम हर लिहाज से महफूज है। वैसे सर, मुझे ये इत्तला भी मिली है कि पाकिस्तान सीक्रेट एजेंसी का एक्शन ग्रुप भी बाकायदा SB-11 की निगरानी कर रहा है। चीफ शागिल को भी यहाँ देखा गया है। दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। इन्हीं हालात की वजह से तो सदर साहब इस नतीजे पर पहुंचे हैं, इमरान ने कहा। यस सर, हुक्म सर, दूसरी तरफ से मातर ने कहा। हुक्म सदर साहब खुद देंगे, मैं उन्हें कह देता हूं कि मैंने तुमसे बात कर ली है। वो यही चाहते थे कि मैं तुमसे बातचीत कर लूं, फिर वो बात करेंगे। और अब सदर साहब जैसे ही हुक्म दें तुमने उसके मुताबिक अमल करना है और ये सुन लो कि तुमने उनके अहकामात पर हुर्फ ब हुर्फ अमल करना है, इमरान ने कहा। यस सर, वो मुल्क के सदर हैं सर, उनके हुक्म की तामील हम पर फ़र्ज़ है, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने फ़ोन ऑफ कर दिया। उसके मुंह से रुमाल निकालो, इमरान ने पीछे हटकर कुर्सी पर बैठते हुए कहा। तो जूलिया ने आगे बढ़कर रुमाल खींच लिया तो डिफेंस सेक्रेटरी ने बेख्तियार लंबे लंबे सांस लेना शुरू कर दिए। ये तुमने मेरी आवाज़ और लहजे में कैसे बात कर रहे थे? क्या मतलब? डिफेंस सेक्रेटरी ने नालमा होते ही इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। मैं तुम्हें जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हूँ रामलाल। ये बताओ कि क्या शागिल और मादाम रेखा दोनों को मालूम है कि टीएम मशीन SB-11 में है? इमरान ने कहा। नहीं, सिवाय मेरे और सदर साहब के किसी को भी मालूम नहीं, डिफेंस सेक्रेटरी ने जवाब दिया और इमरान ने उसके लहजे से समझ गया कि ये सच बोल रहा है। ये शागिल और उसके आदमी SB-11 की निगरानी क्यों कर रहे हैं? इमरान ने कहा। मैं तो खुद मार्थर की बात सुनकर हैरान हो रहा हूँ, डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा। ये बताओ कि ये मशीन साहिल समंदर से SB-11 तक किस जरिए से पहुंचाई गई थी? इमरान ने कहा। वैगन के जरिए, डिफेंस सेक्रेटरी ने जवाब दिया। क्या SB-11 में ऐसी वैगन मौजूद है जिसमें उसे शदीद बारिश के दौरान साहिल समंदर तक ले जाया जा सके? इमरान ने कहा। हाँ, वहाँ वैगन तो है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि उसे वहाँ से निकाला जा सके? डिफेंस सेक्रेटरी ने हैरत भरे लहजे में कहा। इसके मुंह में दोबारा कपड़ा डाल दो, इमरान ने जूलिया से कहा तो जूलिया ने उठकर उसके हुक्म की तामील कर दी। इमरान ने कोट की अंदरूनी जेब से एक छोटा सा मखसूस साख्त ट्रांसमीटर निकाला। हेलो हेलो, B1 कॉलिंग ओवर, इमरान ने लहजा बदल कर बात करते हुए कहा। यस, DS1 अटेंडिंग यू ओवर। चल रहे बाद दूसरी तरफ से एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। सोमारी घाट से कितने फासले पर हो? ओवर, इमरान ने कहा। 4 बहरी मील के फासले पर। क्यों? दूसरी तरफ से कहा गया। क्या इस बारिश में सोमारी घाट पहुंच सकते हो? इमरान ने कहा। यस सर, DS महफूज लाच है, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, सोमारी घाट पहुंचकर मुझे ट्रांसमीटर पर कॉल करो।
ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। बाहर जाके देखो बारिश की क्या पोजीशन है, इमरान ने जूलिया से कहा तो जूलिया सर हिलाती हुई उठी और कमरे से बाहर चली गई। इमरान होठ पीछे खामोश बैठा रहा। थोड़ी देर बाद जूलिया वापस आ गई। बारिश पहले से तो हल्की हो गई है लेकिन मुसलसल हो रही है, बाहर तो जलथल हो रहा है। जूलिया ने कहा, हाँ आज सारी रात तेज बारिश की पेशन गोई थी। इमरान ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा और फिर 10 मिनट बाद ट्रांसमीटर से कॉल आना शुरू हो गई। DS1 कॉलिंग, वही भारी आवाज सुनाई दी। BD अटेंडिंग यू, ओवर, इमरान ने कहा। मैं सोमारी घाट पहुंच चुका हूं, दूसरी तरफ से कहा गया। बारी रोड तुमने देखी हुई है, इमरान ने कहा। हाँ, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। वहां से सोमारी घाट तक अगर वैगन को पहुंचाना हो तो कौन सा रास्ता इस बारिश में बेहतर और शॉर्टकट रहेगा, इमरान ने कहा। एक ही रास्ता है और वो ऊंचा है, इसलिए वहां बारिश से पानी इकट्ठा नहीं हो सकता। ये रास्ता सीधा सोमारी घाट तक पहुंचता है, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। तुम घाट की किस तरफ हो, इमरान ने कहा। घाट पर ही हूँ, मैंने यहाँ बुकिंग पहले ही करा रखी थी, इसलिए मामला सेफ रहते हैं, दूसरी तरफ से कहा गया। वैगन पर अगर टीएम मशीन सोमारी घाट पहुंचाए जाए तो बन वैगन से लॉन्च में से मुंतकिल करने के लिए क्या इंतजाम करने होंगे, इमरान ने कहा। मेरे पास ऐसा कवर मौजूद है जिस पर पानी असर नहीं करता और फिर ये इतना बड़ा है कि लॉन्च भी इसके अंदर आ सकती है, इसलिए कोई मसला नहीं, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, फिर मैं तुमसे बात करता हूँ, ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया और उसे एक तरफ रखकर उसने फ़ोन पीस से उठाया और नंबर प्रेस करना शुरू कर दिए। लाउडर का बटन चूंकि पहले ही ऑन था इसलिए उसे दोबारा ऑन करने की ज़रूरत न थी। दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी और फिर रिसीवर उठा लिया गया। यस, दूसरी तरफ से माथुर की आवाज़ सुनाई दी। मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट बात कर रहा हूँ, कौन बोल रहा है, इमरान ने सदर काफिरिस्तान के मिलिट्री सेक्रेटरी की आवाज़ और लहजे में बात करते हुए कहा। यस सर, मैं SB11 से इंचार्ज माथर बात कर रहा हूँ। दूसरी जानिब से माथर की इंतहाई मुअद्दबाना आवाज़ सुनाई दी। सदर साहब से बात करो, इमरान ने कहा। हेलो, चंद लम्हों की खामोशी के बाद इमरान ने सदर काफिरिस्तान के लहजे और आवाज़ में बात करते हुए कहा। यस सर, मैं माथर बात कर रहा हूँ, SB11 का इंचार्ज। माथर का लहजा अब पहले से ज़्यादा मुअद्दबाना हो गया था। डिफेंस सेक्रेटरी रामलाल साहब ने आपसे बात की है, इमरान ने बावकार लहजे में कहा। यस सर, उन्होंने मुझसे बात की है टीएम मशीन SB11 से फौरी तौर पर तब्दीली के सिलसिले में, मार्थर ने उसी तरह मुअद्दबाना लहजे में कहा। तुम्हारे पास बंद बॉडी की ऐसी वैन है जिसमें ये मशीन रखकर इस बारिश में भिजवाई जा सके, इमरान ने कहा। यस सर, लेकिन सर बारिश ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, माथर ने कहा। जो कुछ मुझे मालूम होता है तुम्हें मालूम नहीं होता, समझे। इस बारिश में इसकी तब्दीली का कोई सोच भी नहीं सकता, ख़ास तौर पर वो पाकिस्तानी एजेंट जो इसके पीछे यहाँ पहुँच चुके हैं, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। ओ यस सर, वाकई आपकी जहानत काबिल दाद है, माथर ने यकलक बड़े खुशामदाना लहजे में कहा। सुनो, ये इंतहाई अहम मुल्की टास्क है, अगर तुमने इसे दुरुस्त तौर पर मुकम्मल कर दिया तो तुम्हें इसका तुम्हारे तसव्वुर से भी बड़ा इनाम मिलेगा। डिफेंस सेक्रेटरी साहब ने भी तुम्हारी बेहद तारीफ की है, इमरान ने कहा। ये उनकी मेहरबानी है सर, हुक्म दीजिए, हुर्फ बहुर्फ तामील होगी, मार्थर ने मुसरत भरे लहजे में कहा। टीएम मशीन को वैगन में रखो और फिर उसे किसी खुफिया रास्ते से निकालो ताकि अगर SB11 की निगरानी भी हो रही हो तो किसी को इल्म ना हो सके। सीधे सोमारी घाट पहुंचो, वहां DS नामी खास लॉन्च मौजूद है। लॉन्च पर तुमने अपना नाम बताना है, जवाब में लॉन्च का आदमी अपने आप को DS1 कहेगा। फिर तुमने ये मशीन इस तरह लॉन्च के निचले हिस्से में मुंतकिल करनी है कि इस पर बारिश का पानी ना पड़े और उसके बाद तुमने वापस SB11 पहुंच जाना है और डिफेंस सेक्रेटरी की रिहाइश गाह पर फ़ोन करके उन्हें रिपोर्ट देनी है, इमरान ने कहा। यस सर, हुक्म की तामीर होगी सर, दूसरी तरफ से कहा गया। इस बात का इल्म कम से कम लोगों को होना चाहिए, ये इंतहाई ज़रूरी है, इमरान ने कहा। यस सर, मैं समझता हूँ सर, माथर ने जवाब दिया, और काम फौरी तौर पर मुकम्मल करना जिस कदर जल्दी मुमकिन हो सके, इमरान ने कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया और इमरान ने फ़ोन ऑफ करके उसे एक तरफ रखा और दोबारा ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो हेलो, BD कॉलिंग, ओवर, इमरान ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस, DS1 अटेंडिंग यू, ओवर, दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी। DS1, बंद बॉडी के वैगन में TS मशीन सुमारी घाट पहुंच रही है, एक शख्स माथर इसे ला रहा है, वो तुम्हारी लांच पर आकर अपना नाम बताएगा, तुमने उसे DS1 जवाब में कहना है और फिर इस मशीन को एहतियात से लांच के निचले हिस्से में ट्रांसफ़र करके तुमने माथर को वापस भेज देना है और ख़ुद फौरी तौर पर X3 पहुंचना है और जब X3 में मशीन ट्रांसफ़र हो जाए तो तुमने हिदायत के मुताबिक DS को ऑफ कर देना है, ओवर, इमरान ने कहा। यस सर, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने ट्रांसमीटर ऑफ कर एक तरफ रखा ही था कि फ़ोन पर कॉल आना शुरू हो गई। इमरान ने चौंक कर फ़ोन उठाया और उसे ऑन कर दिया। रघु बोल रहा हूँ, इमरान ने एक बार फिर रघु की आवाज़ और लहजे में बात करते हुए कहा।
मादाम बोल रही हूँ, शायाम कहाँ है और फिर तुमने ही कॉल अटेंड की है। दूसरी तरफ से मादाम रेखा ने कदरे मशकूक लहजे में कहा। वो अगबी तरफ गया है, अगर आप हुक्म दें मादाम तो मैं उसे बुला लाऊं। इमरान ने कहा। नहीं, ये बताओ कि कोई गड़बड़ तो नहीं है, मादाम रेखा ने कहा। नो मादाम, कोई गड़बड़ नहीं है, सब ओके है, इमरान ने जवाब दिया। ओके, मादाम ने कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो इमरान ने फोन ऑफ करके उसे रखा और फिर एक झटके से उठ खड़ा हुआ। चलो अब हमें यहाँ से निकलना है। रेखा का लहजा और अंदाज बता रहा है कि वो मशकूक हो चुकी है। हो सकता है वो और कुछ आदमी चेकिंग के लिए यहाँ भेजे। आओ, इमरान ने ट्रांसमीटर उठाकर जेब में डालते हुए कहा। इसका क्या करना है? जूलिया ने डिफेंस सेक्रेटरी की तरफ देखते हुए कहा। इससे तनवीर निमट लेगा, ये हमारी टीम का जल्लाद है। आओ, अभी हमने बरसातियां पहनी हैं और बाहर निकलना है, जल्दी करो, इमरान ने कहा और तेज से कदम उठाता हुआ दरवाजे की तरफ चलता गया। जूलिया उसके पीछे थी। दरवाजा खुला और काशी अंदर दाखिल हुई तो वो सामने मेज के पीछे बैठी मादाम रेखा को देखकर बेख्तियार चौंक पड़ी। आप इस वक्त और इस कदर तेज बारिश में यहाँ ऑफिस में बैठी हैं? खैरियत? काशी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। आओ काशी, बैठो, मेरी छठी हिस्स कह रही है कि आज रात गड़बड़ होगी, मादाम रेखा ने कहा। इस खौफनाक तूफानी बारिश में क्या गड़बड़ हो सकती है? आप शायद डिफेंस सेक्रेटरी के सिलसिले में परेशान हैं, लेकिन वहाँ तो सब आपके खास आदमी मौजूद हैं। फिर चेक पोस्ट पर भी आपने इंतहाई सख्त चेकिंग के अहकामात दे रखे हैं, और फिर ये बारिश। काशी ने कहा। तुम्हारी सब बातें दुरुस्त हैं, लेकिन इसके बावजूद न जाने क्या बात है कि मेरी छठी हिस्स मुसलसल खतरे का सायरन बजा रही है, मादाम रेखा ने कहा। ये पाकिस्तान एजेंट आपके असाब पर सवार हो गए मादाम, आप अपने आप को ईजी रखें, काशी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, वाकई मुझे अब उठ जाना चाहिए, रात काफ़ी हो चुकी है, लेकिन ठहरो, मैं पहले श्याम से रिपोर्ट ले लूँ, मादाम रेखा ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करना शुरू कर दिए। यस, रघु बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही एक आवाज़ सुनाई दी तो मादाम रेखा बेख्तियार चौंक पड़ी। मादाम बोल रही हो, शायाम कहाँ है और फिर तुमने कॉल अटेंड की है? मादाम रेखा ने होठ चबाते हुए कहा और काशी चौंक कर मादाम की तरफ देखने लगी। वो अगबी तरफ है, आप हुक्म दे मादाम तो मैं उसे बुला लाऊं, दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। नहीं, ये बताओ कि कोई गड़बड़ तो नहीं है, मादाम रेखा ने होठ चबाते हुए कहा। नो मादाम, कोई गड़बड़ नहीं है, सब ओके है, रघु ने जवाब दिया। ओके, मादाम रेखा ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। क्या हुआ मादाम, क्या ये रघु गलत आदमी है? काशी ने हैरत भरे लहजे में कहा। नहीं, वहाँ का इंचार्ज श्याम है, लेकिन दूसरी बार भी कॉल रघु ने ही अटेंड की है, मुझे शक पड़ रहा है कि मामला तो ओके नहीं है, मादाम रेखा ने कहा। तो फिर आप श्याम को बुलाएं, वो रघु कह तो रहा था, काशी ने कहा, क्योंकि मादाम रेखा ने लाउडर का बटन प्रेस कर दिया था, इसलिए दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ काशी भी सुन रही थी। नहीं, अगर कोई गड़बड़ हो गई तो फिर श्याम भी रघु की तरह ओके कह सकता है। बहरहाल मैं चेक कराती हूँ, ये हतमी बात सामने आ जाएगी और फिर हमारा वहम भी खत्म हो जाएगा, मादाम रेखा ने कहा और रिसीवर उठाकर उसने तेजी से नंबर प्रेस करना शुरू कर दिए। यस, चेक पोस्ट टीओ कॉलोनी। राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। चीफ ऑफ पावर एजेंसी मादाम रेखा बोल रही हूँ, मादाम रेखा ने तहमकाना लहजे में कहा। यस मादाम, मैं इंचार्ज रघुनाथ बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। तुम्हें पहले भी कहा गया था कि तुमने इंतहाई होशियार रहना है, मादाम रेखा ने कहा। मादाम, हमें आपके हिदायत का इल्म है और हम इंतहाई अलर्ट और मोहतात हैं, रघुनाथ ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। कोई मशकूक कार या आदमी तो अंदर दाखिल नहीं हुआ, मादाम रेखा ने कहा। नो मादाम, दूसरी तरफ से कहा गया। मेरी एजेंसी के आदमी तुमसे मिलकर डिफेंस सेक्रेटरी साहब की कोठी पर गए थे, मादाम ने कहा। यस मादाम, दूसरी तरफ से कहा गया। उनके इंचार्ज का नाम श्याम है। तुम ऐसा करो कि अभी किसी कार या जीप में अपने साथ 2 गार्ड्स लेकर डिफेंस सेक्रेटरी साहब की कोठी पर पहुंचो और श्याम से मिलो, उससे मालूम करो कि कोई गड़बड़ तो नहीं है, मादाम रेखा ने कहा। आप कहें तो मैं फोन पर पूछ लेता हूँ, रघुनाथ ने कहा। नहीं, तुम खुद जाकर श्याम से मिलो और उससे बात करके वहीं से मुझे कॉल करो, मादाम रेखा ने कहा। यस मादाम, आपका नंबर, रघुनाथ ने कहा और मादाम रेखा ने फोन नंबर बता दिया। ओके मादाम, दूसरी तरफ से कहा गया और मादाम रेखा ने रिसीवर रख दिया। मेरे ख्याल में आपने खुद इसलिए श्याम से बात नहीं की कि आपके जहन में यह खदशा मौजूद है कि वहाँ रघु की आवाज़ में बात करने वाला इमरान है और वह श्याम की आवाज़ में भी बात कर लेगा, काशी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, न जाने क्यों मेरे जहन में वाकई ये खदशा मौजूद है, मादाम रेखा ने कहा। मादाम, अगर इमरान वहाँ होता तो वो पहले ही श्याम की आवाज़ में बात कर लेता, काशी ने कहा। तो मादाम रेखा ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। तुमने वाकई दुरुस्त कहा है, अब मुझे अपने वहम पर शर्मिंदगी हो रही है, मादाम रेखा ने शर्मिंदा से अंदाज में हंसते हुए कहा, क्योंकि वाकई काशी की बात दुरुस्त थी। अगर वहाँ इमरान होता तो उसे क्या ज़रूरत थी दोबारा रघु की आवाज़ में बात करने की, लेकिन जाहिर है अब वो रघुनाथ को भेज चुकी थी।
फिर तकरीबन निफ्स घंटे बाद फोन की घंटी बज उठी तो मादाम रेखा ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, मादाम रेखा बोल रही हूँ, मादाम रेखा ने तहमकाना लहजे में कहा। नाथ बोल रहा हूँ जनाब, डिफेंस सेक्रेटरीज की कोठी पर कत्लेआम किया गया है। आपके सारे आदमी हलाक कर दिए गए हैं और डिफेंस सेक्रेटरी साहब को भी हलाक कर दिया गया है। सबकी लाशें यहाँ मौजूद हैं। दूसरी तरफ से रघुनाथ की इंतहाई घबराई हुई और दहशत से भरपूर आवाज सुनाई दी। क्या क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम नशे में हो? मादाम रेखा ने चीखते हुए कहा। काशी का चेहरा भी देखने वाला हो गया था। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ मादाम, मैं कोठी से ही कॉल कर रहा हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। ओह, लेकिन वो वहां पहुंचे कैसे? मादाम रेखा ने होठ बीचते हुए कहा। वो अब अपने आप को संभालने में कामयाब हो चुकी थी। ये तो अब मालूम करना पड़ेगा। बहरहाल वो चेक पोस्ट से नहीं गुजरे और कोई जगह भी अंदर दाखिल होने की नहीं है। मुझे आला हिकाम को कॉल करना होगा। डिफेंस सेक्रेटरी साहब की इस अंदाज में हलाकत बहुत बड़ी खबर है मादाम, दूसरी तरफ से रघुनाथ ने कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो मादाम रेखा ने ढीले हाथों से रिसीवर रखा और फिर दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। आपका खदशा दुरुस्त साबित हुआ, लेकिन ये सब कैसे हुआ? आपके आदमी तो इंतहाई तरबियत याफ्ता और मोहतात थे। काशी ने कहा। अब क्या कहा जा सकता है? उन्होंने लाजमन डिफेंस सेक्रेटरी से टीएम मशीन के बारे में मालूम कर लिया होगा। मुझे सदर साहब से बात करनी होगी, मादाम रेखा ने कहा। इस वक्त सदर साहब से कैसे बात हो सकती है मादाम? काशी ने कहा। डिफेंस सेक्रेटरी की मौत की इत्तला उन्हें लाजमन दी जाएगी, मादाम रेखा ने कहा। तो फिर कुछ देर इंतजार कर लीजिए ताकि उन तक इत्तला पहुंच जाए, काशी ने कहा। तो मैं इस दौरान शागिल से बात कर लूं, हो सकता है उसे किसी बात का इल्म हो, मादाम रेखा ने कहा। उसे क्या इल्म होगा? वो तो शायद अभी तक इमरान और उसके साथियों की काफिरिस्तान आमद का इंतजार कर रहा होगा और इस वक्त तो वो सो रहा होगा, काशी ने कहा। तो मादाम रेखा ने एक बार फिर तवील सांस लिया। ये बहुत बुरा हुआ। बहरहाल अब उस इमरान और उसके साथियों को हर कीमत में पकड़ना होगा, वरना सदर साहब वाकई इस बार हमारा कोर्ट मार्शल करा देंगे, मादाम रेखा ने कहा। लेकिन काशी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोश बैठी रही। फिर तकरीबन निस्फ घंटे बाद मादाम रेखा ने रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करना शुरू कर दिए। यस, मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट। दूसरी तरफ से फौरन जवाब मिला। ऑफ पावर एजेंसी, रेखा बोल रही हूँ। क्या सदर साहब से बात हो सकती है? मादाम रेखा ने कहा। वो तो खुद आपसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे हुक्म दिया था कि मैं आपसे राब्ता करूं कि आपकी कॉल आ गई। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो। चंद लम्हों बाद सदर की भारी आवाज सुनाई दी। रेखा बोल रही हूँ सर, मादाम रेखा ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। मुझे भी डिफेंस सेक्रेटरी रामलाल की मौत के बारे में इत्तला दी गई है और यह भी बताया गया कि उनकी कोठी पर आपकी एजेंसी के 8 अफराद की लाशें भी मिली हैं। ये सब क्या है? सदर ने इंतहाई गुस्सैले लहजे में कहा। तो मादाम रेखा ने जॉनी की मौत से लेकर डिफेंस सेक्रेटरी से होने वाली बातचीत और फिर उनकी कोठी पर किए जाने वाले इंतजामात तक की सारी तफसील दोहरा दी। इन सब इंतजामात के बावजूद वो लोग वहां तक ना सिर्फ पहुंच गए बल्कि उन्होंने वारदात भी कर डाली। आखिर आप लोग ही क्यों हर बार नाकाम हो जाते हैं? सदर साहब ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। जनाब, वो बहरहाल अपनी मिशन में तो कामयाब नहीं हो सकते और अभी तक यहीं मौजूद हैं। इस बार हम उन्हें हर हाल में ख़त्म कर देंगे, मादाम रेखा ने कहा। कैसे ख़त्म कर देंगे? सबको तो वो ख़त्म करते जा रहे हैं, सदर ने कहा। जनाब, उन्होंने लामहला डिफेंस सेक्रेटरी साहब से ये मालूम कर लिया होगा कि टीएम मशीन कहाँ है, जबकि हमें मालूम नहीं। मैंने डिफेंस सेक्रेटरी साहब से पूछा था लेकिन उन्होंने बताने से इनकार कर दिया। अब ये लोग लामहला वहाँ पहुँचेंगे जबकि हम उससे ला इल्म है, मादाम रेखा ने कहा। चीफ शागिल को मैंने बता दिया था, वो वहां निगरानी कर रहे हैं। तुम्हें भी बता देता हूँ, वो बाहर से निगरानी कर रहे हैं, तुम अंदर से करो। अब वहां खतरा ज्यादा हो चुका है, सदर ने कहा और उसके साथ ही उन्होंने BS-11 के बारे में तफसील बता दी। वहां का इंचार्ज कौन है जनाब, ताकि मैं उससे बात कर सकूं, मादाम रेखा ने कहा। मार्थर इंचार्ज है, तुम उससे मेरे हवाले से बात कर लेना, फिर वो तुमसे मुकम्मल ताउन करेगा, सदर साहब ने कहा। बेहतर सर, मैं अभी उससे बात करती हूँ, मादाम रेखा ने कहा और फिर दूसरी तरफ से राब्ता खत्म होने पर उसने तेजी से सदर के बताए हुए नंबर प्रेस करना शुरू कर दिए। यस, राब्ता कायम होते एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। मैं पावर एजेंसी की चीफ मादाम रेखा बोल रही हूँ। मुझे यहाँ का फोन नंबर सदर साहब ने दिया है, मादाम रेखा ने कहा। यस मादाम, मैं माथर बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। सदर साहब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं SB-11 की अंदर से हिफाजत करूं क्योंकि काफिरिस्तान सीक्रेट एजेंसी बाहर से हिफाजत कर रही है, मादाम रेखा ने कहा। यस मादाम, मुझे मालूम है, लेकिन अब इस हिफाजत का मतलब क्या, मैं समझा नहीं, माथर ने कहा। पाकिस्तानी एजेंट टीएम मशीन हासिल करना चाहते हैं और उन्होंने डिफेंस सेक्रेटरी साहब को भी हलाक कर दिया है। उन्होंने लाजमन उनसे मालूम कर लिया होगा कि टीएम मशीन SB-11 में है, इसलिए अब वो लामहला यहाँ रेड करेंगे, मादाम रेखा ने कहा। इसीलिए तो मैंने ये बात की है मादाम के टीएम मशीन अब SB-11 में मौजूद नहीं है। फिर इस किस्म के हिफाजती इक़दामात का क्या मतलब हुआ? दूसरी तरफ से कहा गया तो मादाम रेखा और काशी दोनों बेख्तियार चौंक पड़े।
क्या क्या कह रहे हो, क्या मतलब? क्या टीएम मशीन SB11 में नहीं है? हालांकि सदर साहब ने मुझे बताया है कि वो वहां मौजूद है। क्या कह रहे हो तुम? मादाम रेखा ने चीखते हुए लहजे में कहा। मैं बताता हूँ मादाम, पहले डिफेंस सेक्रेटरी साहब की कॉल आई कि सदर साहब इस मशीन को यहाँ से किसी दूसरी जगह शिफ्ट कराना चाहते हैं ताकि वो महफूज रह सके, क्योंकि पाकिस्तानी एजेंट को SB11 का इल्म हो चुका है और उन्होंने कहा कि सदर साहब खुद मुझे अहकाम देंगे। फिर सदर साहब की कॉल आ गई। उन्होंने हुक्म दिया कि मैं टीएम मशीन को फौरी तौर पर सोमारी घाट पर मौजूद एक मखसूस लॉन्च तक पहुंचा दूं। मैंने कहा अभी कि इस वक्त तेज बारिश हो रही है, सुबह को ये काम हो जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा ये काम फौरी जरूरी है। चुनाचा मैं इस मशीन को वैगन में लाद कर खुफिया रास्ते से निकालकर खुद सोमारी घाट पहुंचा। वहां DS नामी एक मखसूस साख की लॉन्च मौजूद थी। फिर मशीन वैगन से उस लॉन्च में शिफ्ट कर दी गई और लॉन्च समंदर में चली गई। जबकि मैं वापस आ गया। माथर ने कहा, ओह वेरी बैड, रियली वेरी बैड, मादाम रेखा ने कहा और उसके साथ ही उसके हाथ से रिसीवर गिर गया और उसने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। सदर साहब को फौरी इत्तला दें मादाम, लॉन्च अभी रास्ते में ही होगी, उसे पकड़ा जा सकता है वरना ये निकल जाएगी, काशी ने कहा। तो मादाम रेखा ने चौंक कर सर उठाया और फिर रिसीवर उठाकर उसने तेजी से नंबर प्रेस करना शुरू कर दिए। यस, मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से जवाब मिला, मादाम रेखा बोल रही हूँ, इट इज टॉप इमरजेंसी, सदर साहब से बात कराएं। मादाम रेखा ने चीखते हुए लहजे में कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से घबराए हुए लहजे में कहा गया और ये शायद मादाम रेखा की चीख का रद्द अमल था। हेलो, अब क्या इमरजेंसी है मादाम रेखा? सदर साहब का लहजा तख्त था और मादाम रेखा ने माथर से होने वाली सारी बात दोहरा दी। क्या मतलब? मैंने तो उसे कॉल नहीं किया और न ही मुझे उसकी जरूरत थी। सदर साहब की आवाज में भी लर्जिश नमूदार हो गई थी। जनाब, ये काम उस इमरान ने किया है, वो आवाजें और लहजे बदलने का माहिर है। उसने आपकी आवाज और लहजे में मातर को हुक्म देकर मशीन वहां से निकलवा ली है, लेकिन ये लॉन्च इतनी जल्दी पाकिस्तान की हदूद में दाखिल नहीं हो सकती, वो भी रास्ते में ही होगी। अगर आप बहरिया को हुक्म दें तो उसे पकड़ा जा सकता है, मादाम रेखा ने कहा। उसकी शनाख्त क्या है? सदर साहब ने पूछा। माथर ने बताया कि मखसूस साख की बंद लॉन्च है और उसका नाम DS है, मादाम रेखा ने कहा। ठीक है, मैं बहरिया के कमांडर से बात करता हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो मादाम रेखा ने भी ढीले हाथों से रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर मायूसी तारी थी। काशी भी खामोश बैठी हुई थी। इमरान अपने साथियों समेत TO कॉलोनी से वापस अपनी रिहाइशगाह पहुंच चुका था। इमरान ने वहां पहुंचते ही ट्रांसमीटर निकाला और उसे ऑन कर दिया। हेलो हेलो, BD कॉलिंग ओवर, इमरान ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस, DS1 अटेंडिंग यू ओवर, दूसरी तरफ से DS1 की आवाज सुनाई दी। मिशन का क्या रहा? इमरान ने बेचैन से लहजे में कहा। आपकी हिदायत के मुताबिक टीएम मशीन XT में पहुंचा दी गई है और मैंने DS लॉन्च को ऑफ कर दिया है। वापस अपने अड्डे पे पहुंच चुका हूं और अब वहीं से बोल रहा हूं ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? इमरान ने पूछा। नो सर, प्रॉब्लम कैसा? ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। और फिर उठकर उसने अलमारी में से एक और लॉन्ग रेंज लेकिन मखसूस साख का ट्रांसमीटर उठाया और उसे लाकर मेज पर रखा और फिर उसने उस पर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। हेलो हेलो, BD कॉलिंग ओवर, इमरान ने ट्रांसमीटर ऑन करके बार बार कॉल देते हुए कहा। यस, XT कैप्टन A अटेंडिंग यू ओवर, चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। मशीन बाहिफाजत पहुंच गई थी तुम तक ओवर, इमरान ने कहा। यस सर ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। तुम इस वक्त कहाँ मौजूद हो? इमरान ने पूछा। हम पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होने ही वाले हैं ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ ओवर, इमरान ने इस बार मुतमईन लहजे में कहा। नो सर ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। तो इमरान ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। उसके चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तासुरात नुमाया हो गए थे। ये XT आबदोज है? इमरान ने कहा। हाँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो भी तुमने वापसी के लिए सब इंतजाम पहले ही कर रखे थे? जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। अपनी वापसी के नहीं, टीएम मशीन की वापसी के इंतजामात, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान साहब, ये लोग दोबारा भी तो ये मशीन वहां से उड़ा सकते हैं, सफदर ने कहा। हाँ, इसीलिए अब मशीन सरदावर की लेबॉर्ट्री पहुंचेगी, वहां उसको खोलकर उसका फार्मूला तैयार किया जाएगा और फिर उसे दोबारा असेंबल करके कहीं नस्ब किया जाएगा। बहरहाल अब काफिरस्तान इसे आसानी से हासिल नहीं कर सकेगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। आपने कमाल कर दिया इमरान साहब, वहाँ डिफेंस सेक्रेटरी की कोठी से सिर्फ फोन पर बात करके मशीन बाहर निकलवा ली। मैं तो अब तक सोच सोच कर हैरान हो रहा हूँ। हालांकि वहाँ शागिल और उसका एक्शन ग्रुप बाकायदा निगरानी कर रहा था, सफदर ने कहा। यह मशीन ऐसी थी कि ना हम इसे उठा के ला सकते थे और ना ही आसानी से वहां पहुंच सकती थी, इसलिए मैंने बहुत सोच कर ये सारा इंतजाम किया था। बाकी असल मदद तो अल्लाह ताला की तरफ से होती है, इमरान ने
मुस्कुराते हुए कहा, जब सुबह सदर साहब को सब कुछ मालूम होगा तो न जाने उसका क्या रद्द अमल होगा। सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा, रद्द अमल क्या होना है, उसे पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की कारकर्दगी का मजीद इल्म हो जाएगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस तो अब बस नाम ही रह गया है इमरान साहब, वरना काम तो आप ही करते हैं। आपने जिस स्मार्ट अंदाज में मिशन मुकम्मल किया, मेरा ख्याल है कोई सोच भी नहीं सकता। सफदर ने कहा और सब ने इस्बात में सर हिला दिए। बुजुर्ग तो कहते हैं कि जो फजूल बातें करता है उसका जहन काम नहीं करता, लेकिन इमरान पर यह फार्मूला गलत साबित हो जाता है। ये फजूल बातें भी करता है और दिमाग भी इसका वो काम करता है जो किसी और का नहीं करता। तनवीर ने कहा, शैतानी दिमाग के साथ शैतानी जबान हो तो फिर ऐसा ही होता है। जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ शायद इसीलिए बाहर मेरे आंगन में, मेरा मतलब है मेरे फ्लैट में नहीं आती। इमरान ने वो बनाते हुए कहा, क्या मतलब? जूलिया ने चौंक कर कहा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बेगम अम्मा हव्वा के बारे में सुना है, लेकिन आज तक शैतान की बेगम के बारे में नहीं सुना। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और सब बेख्तियार हंस पड़े। शैतान की बीवी होगी तो सुनोगे? तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, शैतान का रकीब तो मौजूद है, वो किस लिए मौजूद है? इमरान ने कहा, शैतान का रकीब कौन हो सकता है? तनवीर ने चौंक कर पूछा। तनवीर उसका नाम है, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा तो सब बेख्तियार हंस पड़े। इमरान साहब, मेरा ख्याल है कि हमें फौरी तौर पर काफिरिस्तान से निकल जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही टीएम मशीन के बारे में इत्तला हुकूमत तक पहुंचेगी, हमारी तलाश इंतहाई वसी पैमाने पर शुरू हो जाएगी और फिर सब पागल कुत्तों की तरह हमें तलाश करेंगे। कैप्टन शकील ने कहा तो अचानक बेख्तियार सब चौंक पड़े। इत्तला तो उन्हें हो चुकी होगी, क्योंकि मादाम रेखा का मशकूक लहजा बता रहा था कि वो चेकिंग कराएगी और डिफेंस सेक्रेटरी की मौत की खबर बहरहाल उसी वक्त ही सदर साहब को जरूर पहुंचाई जाएगी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने मशीन की बात की है, इसके बारे में तो उन्हें फौरी इल्म हो सकता है। वो तो मुतमईन होंगे कि मशीन SB-11 में मौजूद है और शागिर SB-11 की निगरानी कर रहा है। कैप्टन शकील ने जवाब देते हुए कहा, देखो, हो सकता है इस बारे में उन्हें इत्तला मिल जाए, लेकिन मैं इस इंतजार में हूं कि निफ्स घंटा गुजर जाए ताकि TS मशीन पाकिस्तान हुदूद में दाखिल हो जाए। ये बात कंफर्म हो जाने के बाद हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। इमरान ने कहा, क्या इसका इंतजाम तुमने पहले से कर रखा है? जूलिया ने कहा, हाँ, एक चार्टर्ड तैयारा एयरपोर्ट पर मौजूद है, वो सुबह तक तैयार हालत में रहेगा। इमरान ने कहा तो सबने बेख्तियार तवील सांस लिए। तुम्हारा दिमाग वाकई शैतानी है, हर बात पहले से सोच लेता है। जूलिया ने तवील सांस लेते हुए कहा और सब बेख्तियार हंस पड़े। मोअज़्ज़िज़ सामीन, इसी के साथ नावल मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मज़ीद नावल सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।